हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी प्रेप अप। आपका है एग्जाम राजस्थान एपीओ 2026। ठीक है, अब आपको करना है अपने जेजे एक्ट पर कमांड। अब आप कैसे करेंगे? तो आपके सामने है आपकी है ना मैम। आपको कुछ नहीं करना है, बेयर एक्ट लेके बैठ जाना है, जैसे जैसे बता रही हूँ वैसे वैसे पढ़ते हुए जाना है। बहुत ही कम टाइम में आप जेजे एक्ट पर कमांड क्रिएट कर लेंगे। आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है, हिंदी मीडियम स्टूडेंट, इट डजंट मैटर फॉर मी। अगर आपको कुछ भी ऐसा समझना है कि जो चीज आपको लग रहा है ट्रिकी है, सिंपल मेथड से आपको समझाऊंगी, आपकी कमांड डेवलप हो जाएगी उस एक्ट पर। ठीक है, तो अब हम करने वाले हैं अपने राजस्थान एपीओ 2026 की तैयारी। एंड ऑलवेज लीड लाइक अ प्रो। ठीक है, हमेशा आपको लीड करना है हर एग्जाम में। और वो कैसे होगा? मैं हूं आपकी अना मैम, आपको बताने वाली है। तो देखिए, जेजे एक्ट की बात करते हैं। ये जेजे एक्ट जो है हमारा जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015। क्वेश्चन बन सकता है ये एक्ट नंबर क्या है। तो देखो, जे कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है ना, तो एक्ट नंबर 2 है ये। लेकिन किसका एक्ट नंबर 2 है? 2016 का एक्ट नंबर 2 है। ठीक है, ये इनेक्टमेंट में कब आया? ये इतना जरूरी एक्ट था कि ये बनते बनते मतलब लास्ट मंथ आ गया, 31 दिसंबर को बन गया ये। ठीक है, तो कब बन गया ये? 31 दिसंबर 2015 को ये एक्ट बन गया। एनफोर्समेंट में कब आया? इसको 15 जनवरी 2016 को, मतलब 15 दिन के अंदर अंदर इसको एनफोर्स भी कर दिया। ठीक है, एनफोर्समेंट में कब आया? 15 जनवरी 2016 को। ठीक है, और ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि हर किसी बच्चे का सपना होता है कि उसको इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी है। तो ये जेजे एक्ट भी फिर उसी दिन एनफोर्समेंट में आ गया, इंडियन आर्मी डे। और कब होता है वो होता है आपका 15 जनवरी 2016 को। ठीक है, इसके अंदर देखो कितने टोटल चैप्टर हैं, 10 टोटल चैप्टर हैं। कितने सेक्शन है? 112 सेक्शन है। लेकिन आपके इस एक्ट में कुछ ही प्रीमियस सेक्शन पूछे जाने वाले हैं और ये प्री ओरिएंटेड है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपको बेसिक बेसिक चीजें पता चल गई। अब आ जाइए, देखो मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आता है और आप कम टाइम में चीजें समझना चाहते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे सेक्शन 2, सेक्शन 1 की बात करें तो सिंपल सी बात करता है ये कि एक्ट ये कहाँ पर अप्लाई होता है। तो इसका एक्ट का नाम क्या है? तो ये हमेशा याद रखना, जो एक्ट का नाम है वो द से स्टार्ट होता है। ठीक है, क्या नाम है इसका? द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015। कहां पर एक्सटेंड होता है? तो ये पूरे होल ऑफ इंडिया पे एक्सटेंड होता है। क्वेश्चन बन जाता है कि जो जम्मू कश्मीर पर भी एक्सटेंड होता है, तो वो कौन सा अमेंडमेंट एक्ट आया जिससे जम्मू कश्मीर वर्ड जो हट गया? तो कौन सा था ये? 31। ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 से, ये आपको याद रखना है। क्योंकि देखो, जे एक्ट है ये एक हमारा सेंट्रल एक्ट है। तो ये एनफोर्समेंट में कब आएगा? तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट बता देगी तब आएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कौन सी ऑफिशियल जो गैजेट में डेट को नोटिफाई किया था? 15 जनवरी 2016 को, इंडियन आर्मी डे के टाइम पे। ठीक है, इसका फोर्थ पार्ट याद रखना। ठीक है, इसका जो फोर्थ पार्ट ये कहता है कि जो एक्ट है ना, इसका ओवर राइडिंग इफेक्ट होगा। सिंपल सी बात याद रखना है, इसका जो सबसेक्शन 4 है ये कहता है कि जहां मैं हूं वहां कोई और नहीं। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर लॉ। अदर लॉ में कुछ भी लिखा हो, ठीक है, अगर कोई कोई दूसरा एक्ट है, उसके अंदर कोई ऐसा प्रोविजन है जो इस एक्ट से क्या कर रहा है? कॉन्ट्ररी है। ठीक है, तो कौन सा प्रिवेल कर जाएगा? तो ये जे एक्ट आपका प्रिवेल कर जाएगा। ठीक है, अब याद रखना है इसके अंदर क्या है? 2 पॉइंट है। जिसका पहला पॉइंट है वो सीसीएल से डील करता है, चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, मैं उसको सीसीएल कहूंगी। और चाइल्ड इन केयर एंड चाइल्ड नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। ठीक है, चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, जो ये चाइल्ड है मैं उनको सीएनसीपी कहूंगी। ठीक है, तो बेसिकली आपका ये सेक्शन 1 कंप्लीट होकर इससे सिर्फ क्वेश्चन बन सकता है कि ये कब एनफोर्समेंट में आया है। ठीक है, और ये इसका क्या इफेक्ट होता है? तो क्या इफेक्ट है इसका? ये ओवरराइडिंग इफेक्ट है। ठीक है, अब बताइए इसके सेक्शन वाले प्रोविजन पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अबंडन जो चाइल्ड है, ठीक है, प्रत्यक्त जो बालक है, तो सिंपल सी बात याद रखना ये कीवर्ड्स। प्रत्यक्त बालक हम किसे कहेंगे? जो अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स से, एडॉप्टिव पेरेंट्स से, या फिर जो गार्जियन है उन्होंने क्या कर दिया है उसको, वो उनसे डेजर्ट हो गया है, अलग हो गया है। ठीक है, डेजर्टेड चाइल्ड है। और फिर ठीक है, वो क्या हुआ है? वो जो बालक है, ठीक है, डिजर्ट तो हो गया है। ठीक है, वो डिजर्ट तो हो गया है, साथ के साथ कमिटी ने, ठीक है, अब कमेटी का मतलब क्या है? सीडब्ल्यूसी, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। ठीक है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने एक इंक्वायरी की। इंक्वायरी करने के बाद पाया, हाँ ये तो डेजिटेड है अपने पेरेंट्स से। अब वो पेरेंट्स बायोलॉजिकल एडॉप्टिव, तो हम बोलेंगे वो अबेंडेंट, जो फिर कमेटी है उसको अबेंडेंट डिक्लेयर करेगी। ठीक है, तो एक बात याद रखना इंपॉर्टेंट, अबेंडेंट चाइल्ड होने के लिए कमेटी का उसको डिक्लेयर करना जरूरी है कि हाँ ठीक है,
कि हम डिक्लेयर करते हैं एबेंडेंट चाइल्ड है, याद रखना। दूसरा बात करते हैं एडॉप्शन। एडॉप्शन का मतलब क्या होता है, ठीक है, दत्तक ग्रहण का मतलब क्या होता है, तो याद रखना जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स, ठीक है, जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स से चाइल्ड क्या है परमानेंट सेपरेट हो जाता है, ठीक है, और उसके बाद एडॉप्टिव पेरेंट्स जो हैं उनका लॉफुल चाइल्ड बन जाएगा, तो हम बोलेंगे एडॉप्शन है ये। फिर क्या है, एडॉप्शन है, ठीक है, कोई बच्चा है, उसके जो माता पिता है, जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स है, उनसे वो परमानेंटली अलग हो गया है, अब जो उसके एडॉप्टिव पेरेंट्स है अब वो उनका लॉफुल चाइल्ड बन गया है, तो हम बोलेंगे एडॉप्शन हुआ है। इस तरीके से आपको कीवर्ड्स याद रखने हैं। अगर क्वेश्चन आ जाता है एडॉप्शन रेगुलेशन का मतलब क्या है, तो एडॉप्शन रेगुलेशन का मतलब क्या, जो 2 के 3 में दिए हैं, जो कारा है, ठीक है, क्या है, कारा। कारा का मतलब क्या है, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, ठीक है, जिसको सेक्शन 68 के तहत कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। जो कारा है वो क्या करेगी, फ्रेम करेगी रूल्स को, ठीक है, कारा क्या कर रही है, रूल्स को, रेगुलेशंस को, सॉरी रेगुलेशंस को क्या कर रही है, फ्रेम कर रही है, ठीक है, कारा। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं, इसको नोटिफाई कर रहे हैं, ठीक है, इसी को हम बोलेंगे एडॉप्शन रेगुलेशन। तो याद रखना एडॉप्शन का जो रेगुलेशंस है, ठीक है, दत्तक ग्रहण के जो विनियम है उसको कारा ने बनाया है, लेकिन नोटिफाई करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। क्वेश्चन बनता है, याद रखना। आफ्टर केयर का मतलब क्या है, एक ऐसा बालक जिसकी 18 साल तो कंप्लीट हो गई है, लेकिन 21 साल अब कंप्लीट करने वाला है, और अब क्या करने वाला है, वो मेन सोसाइटी को ज्वाइन करने वाला है, ठीक है, मेन स्ट्रीम सोसाइटी में को वो ज्वाइन करने वाला है, अब उसको चाहिए सपोर्ट, ठीक है। तो जब आप 18 साल से 21 साल तक के चाइल्ड को जो सपोर्ट कर रहे हैं उसी को हम बोलते हैं आफ्टर केयर, ठीक है, पश्चातवर्ती देखरेख। और ये क्वेश्चन बना था कि जो आप आफ्टर केयर में जो चाइल्ड की एज है वो क्या है, और मोस्टली स्टूडेंट गलत करके आए थे क्योंकि उन्होंने कहा चाइल्ड मतलब बिलो 18 ईयर्स, लेकिन यहाँ पे 18 से 21 साल की बात हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए ऑथराइज्ड फॉरेन एडॉप्शन एजेंसी का मतलब क्या है। देखो ये एजेंसी कहाँ है, ये एजेंसी फॉरेन में है। अब ये एजेंसी को क्या कर रही है, कारा, ये कारा द्वारा ये जो ऑथराइज्ड फॉरेन जो सोशल चाइल्ड वेलफेयर एजेंसी है, ठीक है, ये क्या कर रही है, ये यहाँ पर कारा ऑथोराइज कर देती है इस एजेंसी को। और ऑथोराइज किसके कहने पे करती है, कारा ऑथोराइज करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल अथॉरिटी के कहने पे, ठीक है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के कहने पे, ठीक है। तो हम वो बोलेंगे कि वो क्या है, ऑथोराइज्ड फॉरेन एडॉप्शन एजेंसी है। ऑथोराइज्ड यहाँ पे याद रखना, यहाँ पर ऑथोराइज्ड कारा करती है, किसके कहने पर, सेंट्रल अथॉरिटी के कहने पर, सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के कहने पर, ठीक है। और यहाँ पर जो एप्लीकेशन स्पॉन्सर्स की जाती हैं किसके लिए की जाती हैं, ठीक है, एनआरआई, याद रखना एनआरआई नॉन रेजिडेंट इंडियंस, ओसीआई ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, पीआईओ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है, और फॉरेन प्रोस्पेक्टिव एडॉप्टिव पेरेंट्स फॉर एडॉप्शन ऑफ अ चाइल्ड फ्रॉम इंडिया। ये जो है ना, यहाँ पर क्या है, जो चाइल्ड है उसका एडॉप्शन हो रहा है इंडिया से, इंडिया से चाइल्ड को लेकर हम कहाँ जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। उसके लिए जो बाहर वाली जो फॉरेन एडॉप्शन एजेंसी है, जब वो एप्लीकेशन यहाँ पर स्पॉन्सर की जाएगी तो डायरेक्ट थोड़ी ना करेगी, कोई तो उसको अलाउ करेगा ना, तो यहाँ पे अथोराइज करती है कारा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बैगिंग का मतलब, फिर 2 का 7 का मतलब क्या है, एक बात याद रखना, एक सेकेंड, ठीक है, एक बात याद रखना, यहाँ पर जो अथॉरिटी का, जब मैं बार बार अथॉरिटी बोलूंगी तो याद रखना अथॉरिटी का वर्ड होगा कारा, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, ठीक है, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूट करें सेक्शन 68 में, अथॉरिटी वर्ड यहाँ से याद रखना, ठीक है। अब एक बात याद रखो, बैगिंग, देखो बैगिंग का मतलब क्या है यहाँ पर, ठीक है, भीख मांगने से क्या मतलब है, सिंपल सी बात याद रखना, आप पब्लिक प्लेस में भीख मांगना, ठीक है, या लेना, ठीक है, या आम से तो अपनी इंजरी डिफॉर्मिटी डिसीज आदि को प्रदर्शित करना, ठीक है, तो हम बोलेंगे आपने क्या किया है, आप भीख मांग रहे हैं, ठीक है। अभी बहुत इंपॉर्टेंट है 2 का 9, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड, ठीक है, बालक का सर्वोत्तम हित, हम कब बोलेंगे बालक का सर्वोत्तम हित की बात कर रहे हैं आप, तो देखो चाइल्ड के बेसिक राइट्स, जो चाइल्ड की नीड्स है, चाइल्ड की आइडेंटिटी, ठीक है, उसकी सोशल वेलबींग तथा फिजिकल इमोशनल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को, ठीक है, जो आप सुनिश्चित कर रहे हैं, जो उसका आधार है, ठीक है, तो हम बोलेंगे बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड, ठीक है। तो आप कोई भी डिसीजन जब लेंगे चाइल्ड के लिए, ठीक है, तो जो डिसीजन आप लेंगे
वो कैसा होना चाहिए, वो इंटरेस्ट, वो जो चाइल्ड है उसके सर्वोत्तम हित में होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स आपको याद रखने हैं, उसकी नीड्स, ठीक है, उसकी बेसिक राइट्स, आइडेंटिटी, सोशल वेलबींग, ठीक है, और फिजिकल, इमोशनल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। ठीक है, अगर ये सारी चीजें इंक्लूड हो रही है तो हम बोलेंगे आपने चाइल्ड के बेस्ट इंटरेस्ट में काम किया है। ठीक है, फिर आ जाइए 2K10 में बोर्ड का मतलब क्या है। तो जहां जहां बोर्ड वर्ड लिखा हो आप समझ जाओ जेजे बोर्ड की बात कर रहे हैं। और जेजे बोर्ड कहां पर आपका कॉन्स्टिट्यूट होता है, सेक्शन 4 में। सिंपल सी एक्ट आपको पता है, एक्ट किस लिए, एक जुवेनाइल है, ठीक, एक चाइल्ड है जो कि 18 साल से कम का है। यहाँ पे चाइल्ड का मतलब क्या है, जो 18 साल से कम का है। अब अगर वो चाइल्ड या तो अपराध कर रहा है या फिर उसे केयर एंड प्रोटेक्शन की जरूरत है, उसके रिगार्डिंग में ये एक्ट बना है कि आपको उसको कैसे डील करना है। ठीक है, क्या उसका ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता है। अगर कोई चाइल्ड है जो अपने माता पिता से बिछड़ गया है, ठीक है, तो हम उसको एबेंडेंट चाइल्ड बोल रहे हैं, उसकी हम कैसे देख रेख करेंगे, उसको हम किस जगह भेजेंगे, ऑब्जर्वेशन होम, स्पेशल होम, ठीक है, उसको फिट फैसिलिटी, मतलब क्या क्या चीजें हैं जो उस चाइल्ड के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली एक्ट उसी से डील कर रहा है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो आफ्टर केयर वर्ड याद रखना। जैसे 18 साल कंप्लीट हो जाती है, 21 साल कंप्लीट होने से पहले हम उसको मेन सोसाइटी में भेज रहे हैं, तो उसको हम एक सपोर्ट दे रहे हैं, वो हमारा हो गया आफ्टर केयर। इसमें ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बैगिंग इंपॉर्टेंट है कि आप अगर आप पब्लिक प्लेस में मांग रहे हैं या फिर प्राइवेट प्राइमेसिस में भी मांग रहे हैं भी, अपनी डिसीज वगैरह को दिखाकर, ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं, अपनी इंजरी वगैरह को दिखाकर, तो हम बोलेंगे आपने बैगिंग की है। उसके बाद बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो देखो बेस्ट इंटरेस्ट चाइल्ड को आप ऐसे याद रखो, दोनों चाइल्ड, दोनों कौन से, सीसीएल वाला भी सीएनसीपी वाला भी, दोनों चाइल्ड का आपको क्या करना है, बेस्ट इंटरेस्ट देखना है। तो 2 का 9, दोनों चाइल्ड। ठीक है, और आफ्टर केयर, आफ्टर केयर को आपको कैसे याद रखना है, जब हम किसी की केयर करते हैं तो हम अपने मतलब पूरी ध्यान से केयर करते हैं। ठीक है, ऐसे पूरे हाथ से केयर करते हैं, तो 5। ठीक है, केयर कर रहे हैं किसी की, तो आफ्टर केयर 5। ठीक है, उसके बाद बोर्ड, बोर्ड आपको सिंपल से याद रखना है कि जेजे बोर्ड किसमें है, तो जेजे बोर्ड है, हम बोल रहे हैं कि जेजे बोर्ड बस 10। ठीक है, तो जेजे बोर्ड किसमें है, बस 10। ठीक है, तो 2K10 में। फिर उसके बाद सेंट्रल अथॉरिटी का मतलब, देखो अब यहाँ पे जो सेंट्रल अथॉरिटी हमने जैसे पढ़ा था, हमने पढ़ा था ना, अभी कहाँ पढ़ा था सेंट्रल अथॉरिटी का मतलब, जब हमने 2 का 6 पढ़ा था, ऑथराइज्ड फॉरेन एडॉप्शन एजेंसी। ठीक है, जब कारा ऑथराइज करती है वो फॉरेन एजेंसी को कि ठीक है भारत से बच्चा अडॉप्ट कर सकते हैं, तो उसमें रिकमेंडेशन कौन दे रही थी, सेंट्रल अथॉरिटी दे रही थी। तो वो सेंट्रल अथॉरिटी का मतलब क्या है वो यहाँ पे लिखा है। तो सेंट्रल अथॉरिटी वो अथॉरिटी है जो हेग कन्वेंशन 1993 में जो हेग कन्वेंशन हुई थी, उसके तहत जो रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं सेंट्रल अथॉरिटी। एक बात याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सेंट्रल अथॉरिटी का मतलब क्या है, एक ऐसा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जिसको रिकॉग्नाइज किया गया है हेग कन्वेंशन। और हेग कन्वेंशन किस पर हुई थी, 1993 पर तो हुई थी, लेकिन किस पर हुई थी, पीसीसी। ठीक है, और ये हेग कन्वेंशन किस पर हुई थी, पीसीसी, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड कॉर्पोरेशन इन इंटर कंट्री एडॉप्शन। जब दो कंट्रियां, जो दो कंट्रीज आपस में जब एडॉप्शन कर रही हैं चाइल्ड का, ठीक है, तो वो जिस के तहत हो रहा है वो सेंट्रल अथॉरिटी है। और किस कन्वेंशन के थ्रू वो ये बात आई थी सामने, हेग कन्वेंशन 1993 की, इंटर कंट्री एडॉप्शन भी चाइल्ड का किया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पॉइंट स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता है, इसलिए आपको ये बात क्या है, याद रखनी है। ठीक है, अब आ जाइए उसके बाद हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए 2 का 12 चाइल्ड। अब देखो याद रखना, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, चाइल्ड किस सबसेक्शन में है, ठीक है, सीसीएल किस सबसेक्शन में है, सीएनसीपी किस सबसेक्शन में है। तो याद रखना 2 का 12, 2 का 13 और 2 का 14, ये 3 बात करते हैं चाइल्ड से रिलेटेड। ठीक है, आप लिख लेना 2 के 12 में। देखो 2 का 12 सिंपल सी बात कर रहा है, जहां जहां चाइल्ड का मतलब, जहां जहां चाइल्ड लिख रहा है तो समझ लेना 18 साल कंप्लीट नहीं किए हैं जिस व्यक्ति ने, हम बोलेंगे वो चाइल्ड है। ठीक है, चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ कौन है, ऐसा ऐसा चाइल्ड, या तो जिसने ऑफेंस क्या है किया है, ठीक है, उस पर आरोप है कि उसने ऑफेंस किया है, या फिर उसने एक्चुअली ऑफेंस कमिट किया है। ठीक है, और जब ऑफेंस हुआ तो वो ऑफेंस की डेट पर 18 साल उसने कंप्लीट नहीं किए हैं। ठीक है, जिस दिन उसने अपराध किया है। यहां से क्वेश्चन बनता है कि कोई जो हम कैसे ये डिटरमाइन करें वो चाइल्ड है या नहीं, ऑफेंस की डेट से, ट्रायल की डेट से। हमेशा याद रखना जिस दिन वो अपराध कर रहा है देखो क्या वो 18 साल का है या नहीं, नहीं है तो वो हम क्या मानेंगे, वो चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ है। ठीक है, 2 के 13 में याद रखना। फिर 2 के 14 में क्या है, चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। ऐसा जो चाइल्ड, ठीक है, ऐसा चाइल्ड जिसको किस चीज की जरूरत है, जिसको देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता है। तो अब ऐसा
चाइल्ड जो स्पेसिफाइड क्या है, वल्नरेबल सर्कमस्टांसेस, ठीक है। वल्नरेबल सर्कमस्टांसेस कैसे होते हैं, जैसे कि उसके पास घर नहीं है, ठीक है, उसके साथ अब्यूज हुआ है, ठीक है, अबंडन्ड है, ठीक है, उसके माता पिता जो है वो एक्चुअली बिछड़ गया है, ठीक है, माता पिता के साथ नहीं है, या फिर ऑफन है, उसके माता पिता नहीं है, कोई गार्जियन नहीं है उसको देखने वाला, मिसिंग है, खो गया है, ठीक है, एक्सप्लॉइटेड है, उसका शोषण हुआ है, ठीक है, ड्रग अब्यूज है, डिजास्टर, या चाइल्ड मैरिज रिस्क में है। अगर आप देखेंगे चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन की डेफिनेशन 2K14 में दी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके अंदर आप पॉइंट्स देखेंगे तो कितने पॉइंट्स हैं, इसके अंदर 12 पॉइंट्स हैं, कि अगर ये चीजें हैं ना तो हम मानेंगे कि वो चाइल्ड क्या है, इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन है। वो सारी बात मैंने आपको एक साथ बता दी, ठीक है, जैसे कि उसके पास घर नहीं है, ठीक है, या फिर वो सड़क पर घूम रहा है, ठीक है, या फिर किसी ऐसे डेंजरस पर्सन के साथ रह रहा है जो क्या कर रहा है, उसको ऐसा डेंजरस पर्सन या तो उसने पास में किसी बच्चे को मारा है, या फिर वो उसको मार देगा इस चीज की धमकी दे रहा है, ठीक है, या फिर उसका एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है, ठीक है, तो हम बोलेंगे उस चाइल्ड को अभी बहुत ही ज्यादा क्या है, देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता है, क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति के साथ रह रहे हैं। फिर क्या बात करता है कि कोई भी वल्नरेबल चाइल्ड, ठीक है, जिसको बोर्ड या कमेटी ने ढूंढा है, ठीक है, कि मेंटली इल है या फिजिकली चैलेंज चाइल्ड है, तो ऐसे ही सब चाइल्ड को हम बोलते हैं कि चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ है, सॉरी, चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन है। फिर उसके बाद आ जाएगी चाइल्ड फ्रेंडली, ठीक है, तो यहाँ पे चाइल्ड फ्रेंडली का मतलब क्या है, बालक हितैषी का मतलब क्या है, तो देखो, जब हम अभी हमने पढ़ा कि जब कोई भी चीज चाइल्ड के बेस्ट इंटरेस्ट में, ठीक है, तो बेस्ट इंटरेस्ट में हमने पढ़ा था ना कि क्या क्या चीजें चाइल्ड के बेस्ट इंटरेस्ट में है। बताओ क्या क्या वर्ड लिखे थे, कि उसकी बेसिक राइट्स हो गए, उसके नीड्स हो गए, उसकी सोशल जो है वेलबींग हो गई, उसकी आइडेंटिटी हो गई, और फिजिकल, इमोशनल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, तो हम बोलेंगे बेस्ट इंटरेस्ट में है। अब वही जब चाइल्ड के बेस्ट इंटरेस्ट में जब आप कोई चीज कर रहे हैं तो वो ह्यूमेन, कंसिडरेट, बिहेवियर, कंडक्ट, प्रोसेस, इन्वायरमेंट या ट्रीटमेंट, बेसिकली इसमें वैसे 3 चीजें लिखी हैं, ठीक है। जब चाइल्ड फ्रेंडली मींस कोई भी बिहेवियर, कंडक्ट, प्रैक्टिस, प्रोसेस, एटीट्यूड, एनवायरमेंट और ट्रीटमेंट दैट इज ह्यूमेन, कंसिडरेट एंड इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड। अगर चाइल्ड के, ठीक है, अगर ये 3 चीजें हैं, ह्यूमेन है, ठीक है, मानवीय है, जैसे कोई भी आचरण है, कोई भी पद्धति है, कुछ भी चीज, ठीक है, अगर वो मानवीय है, वो विचारशील है और बालक के सर्वोत्त हित में है, तो हम बोलेंगे वो बालक हितैषी है, वो चाइल्ड फ्रेंडली है। तो चाइल्ड फ्रेंडली में क्या इंक्लूड हो रहा है, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड, और 2 चीजें और है, ह्यूमेन और कंसिडरेट। और मैं बता रही हूँ इस लेवल के क्वेश्चन बन सकते हैं, एक एक वर्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट, 2 का 16 किस बारे में बात करता है, चाइल्ड लीगली फ्री फॉर अडॉप्शन। जब आप कह रहे हैं कि हाँ इस बच्चे को आप एडॉप्शन में ले सकते हैं, ठीक है, तो जब किसी बच्चे को एडॉप्शन में दिया जा रहा है तो उससे पहले क्या होना चाहिए, उससे पहले कमेटी जो CWC है उसके द्वारा सेक्शन 38 के तहत ये डिक्लेयर करना है हमें कि ये जो चाइल्ड है ये फ्री है एडॉप्शन के लिए, ठीक है, ये चाइल्ड लीगली फ्री है एडॉप्शन के लिए, आप इस चाइल्ड को एडॉप्शन में ले सकते हैं। जैसे अबेंडेंट चाइल्ड था, ठीक है, अबेंडेंट जो चाइल्ड था उसमें हमने क्या पढ़ा था, उसका भी डिक्लेयर होना जरूरी है, ठीक है, और डिक्लेयर वहां पर कौन कर रही थी, क्वेश्चन आएगा कि डिक्लेयर कौन करता है कि कोई जो चाइल्ड है वो अबेंडेंट चाइल्ड है या नहीं, तो क्वेश्चन में आ जाएगा आपका बोर्ड और कमेटी, याद रखना है, अबेंडेंट चाइल्ड है तो उसको डिक्लेयर कर रही है कमेटी, ठीक है, और अगर आप क्या कह रहे हैं कि कोई भी जो चाइल्ड फ्री है एडॉप्शन के लिए, बालक का दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र होना, इसमें भी कौन डिक्लेयर कर रहा है, इसमें भी कमेटी डिक्लेयर कर रही है, बोर्ड नहीं डिक्लेयर कर रही है, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो चाइल्ड फ्री है कौन डिक्लेयर करेगा, कमेटी डिक्लेयर करेगी, चाइल्ड अबेंडन्ड है कौन डिक्लेयर करेगा, कमेटी डिक्लेयर करेगी, बोर्ड का कोई रोल नहीं है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर। अब यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स बार बार यूज होंगे, वर्ड चाइल्ड वेलफेयर ऑफिस, देखो 2 का 17 बच्चे को खतरा, तो जब बच्चे को खतरा होता है तो चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर सामने आता है, ठीक है, 2 का 17 बच्चे को खतरा, तो जब बच्चे को खतरा होता है तो कौन सामने आता है, चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर सामने आता है, ठीक है, चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर सामने आता है। अब हम चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर के बारे में पढ़ रहे हैं, कमेटी, ठीक है, और बोर्ड की जो डायरेक्शंस को कैरी आउट करेंगे, जैसे बोर्ड ने बोला कि चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर को आपको ऐसे काम करना है, ये ऐसे काम करना है, ठीक है, तो कमेटी और बोर्ड डायरेक्शन देते हैं चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर को, आपको इस तरीके से काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पर चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर बेसिकली किसके लिए काम कर रहे हैं, कमेटी और बोर्ड के डायरेक्शंस को कैरी आउट करने के लिए, ठीक है। और एक जो प्रिस्क्राइब्ड ऑफिसर है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे कि ये चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर है, ठीक है, ये बात आपको याद रखना है, चाइल्ड वेलफेयर ऑफिस।
दोनों दोनों के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। फिर आ जाइए 2 का 18 चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर, ठीक है, चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर। अगर आप इसको देखेंगे 2 के 18 में लिखा है। अब देखो यहाँ पे लिखा है 1 और 8, तो ये जो चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर है, ठीक है, ये जो चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर है, इसको डेजिग्नेट किया जाता है किस सेक्शन में? डेजिग्नेट किया जाता है इसको सेक्शन 107 के 1 में। अब देखो एक एक के बीच में लगा दो 0, ठीक है, एक के बीच में लगा दो 0, ठीक है, और 7 8 की जगह 7 लिख दो। बेसिकली इस तरीके से ट्रिक लगाओ, लेकिन याद रखना जो चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर है वो सेक्शन 107 के 1 में उसको क्या किया है? डेजिग्नेट किया जाता है और एक पुलिस ऑफिसर होता है, ठीक है। याद रखना वेलफेयर ऑफिसर कमिटेड बोर्ड के लिए काम कर रहा है और यहाँ पे इसको डेजिग्नेट किया जा रहा है 107 के तहत। अब देखिए चिल्ड्रन का होम, ठीक है, देखो इसमें क्या कहा गया? चिल्ड्रन का होम। तो जो चिल्ड्रंस होम है, बाल गृह है, इससे इसका क्या मतलब है? तो देखिए इसका मतलब है कि चिल्ड्रंस होम जिसको इस्टेब्लिश और मेंटेन कौन कर रही है? स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, ठीक है, और ये हर डिस्ट्रिक्ट में होता है। जो चिल्ड्रंस होम है ये हर डिस्ट्रिक्ट में होती है, ठीक है, और इसको कौन इस्टेब्लिश और मेंटेन करती है? स्टेट गवर्नमेंट खुद कर लेती है, किसी एनजीओ के द्वारा, ठीक है, इसको जो है मेंटेन करवा लेती है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट या वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इस्टेब्लिश और रजिस्टर्ड होम। और ये जो चिल्ड्रंस होम है ये कहाँ रजिस्टर होता है? तो याद रखना क्वेश्चन ये नहीं, ऐसा नहीं बनेगा कि चिल्ड्रंस होम किस सेक्शन में, बन सकता है लेकिन ये भी पूछ लिया जाएगा कि चिल्ड्रन होम को रजिस्टर आप किस सेक्शन के तहत कर रहे हैं? सेक्शन 50 के तहत कर रहे हैं, ठीक है। चिल्ड्रंस होम को आप कहाँ रजिस्टर कर रहे हैं? सेक्शन 50 के तहत कर रहे हैं। फिर है 2 का 20 चिल्ड्रंस कोर्ट का मतलब क्या है? देखो तो चाइल्ड रिलेटेड जो ऑफेंसेस होते हैं तो उसके लिए जो कोर्ट बनते हैं, ठीक है, जैसे कि पॉक्सो का स्पेशल कोर्ट हो गया, ठीक है, और कौन सा कोर्ट हो गया? आप देखेंगे एक होता है जो कोर्ट जिसको एस्टैब्लिश किया जाता है कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट एक्ट 2005। ये इसमें दो चीजें याद रखना जो बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। चिल्ड्रन कोर्ट्स जो चाइल्ड रिलेटेड ऑफेंसेस देखते हैं, जैसे कि कौन सा? कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन चाइल्ड राइट एक्ट 2005, इसके तहत अगर कोई एक्ट है उसके इसके तहत कोई कोर्ट एस्टैब्लिश हुआ है तो हम क्या बोलेंगे? वो चिल्ड्रंस कोर्ट है, ठीक है। या फिर कौन सा कोर्ट जो कि पॉक्सो एक्ट के तहत एस्टैब्लिश हो रहा है, हम बोलेंगे वो भी चिल्ड्रंस कोर्ट है, पॉक्सो एक्ट 2012, ठीक है। पॉक्सो एक्ट कौन सा है? 2012। और ये कौन सा एक्ट नंबर होता है? जैसे मैंने बोला जे एक्ट, दो बार जे आ रहा है तो ये एक्ट 2 हो गया। देखो जो चाइल्ड होते हैं ना, देखो पॉक्सो की बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है, तो जब जो पॉक्सो है उसमें जो क्या कहते हैं ऑफेंस करने वाला है वो बड़ा व्यक्ति होता है, ठीक है, तो हम बोल रहे हैं उसके 32 दांत तोड़ दो। जो चाइल्ड के खिलाफ ऑफेंस करे, ठीक है, पॉक्सो के ऑफेंसेस करे, उसके 32 के 32 दांत तोड़ दो, ठीक है। तो ये जो इसका एक्ट नंबर क्या है? 32, ठीक है, पॉक्सो का एक्ट नंबर 32 ऑफ 2012, ठीक है। तो जो पॉक्सो के तहत कोर्ट बन रहे हैं, ठीक है, या फिर जो प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005 के तहत कोर्ट बन रहे हैं वो चिल्ड्रन कोर्ट्स हैं। और अगर ये सारे कोर्ट नहीं है, ठीक है, अगर ये दोनों कोर्ट नहीं है, उस सिचुएशन में हम कोर्ट ऑफ सेशन को, जो कोर्ट ऑफ सेशन है वो क्या करेगा? इस जो है जुरिस्डिक्शन का, जो कोर्ट ऑफ सेशन है उसके पास जुरिस्डिक्शन होगा फिर इन केसेस को डील करने का, जब ये दोनों नहीं है, याद रखना, ठीक है। तो चिल्ड्रंस कोर्ट आपको याद रखना है, ठीक है। अब उसके बाद 2 का 21 चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन। देखो जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन है उसकी उम्र 21 साल तक तो होनी चाहिए। जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं वो बड़े होने चाहिए ना, 21 साल की उम्र से ज्यादा की होनी चाहिए, इसलिए आपको याद रखना है चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन की बात होगी वो 2 के 21 में है। तो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन यहाँ पे क्या क्या है? बालक देख रेख संस्था है, तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि चिल्ड्रन होम हो गया, ठीक है, बाल गृह हो गया, और ओपन शेल्टर हो गया, खुला आश्रय हो गया, ऑब्जर्वेशन होम हो गया, ठीक है, संप्रेक्षण गृह हो गया, और प्लेस ऑफ सेफ्टी हो गया, ठीक है, सुरक्षित स्थान हो गया, और स्पेशलाइज एडॉप्शन एजेंसी, याद रखना स्पेशलाइज एडॉप्शन एजेंसी वो भी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन है। फिट फैसिलिटी, ठीक है, जिसको रिकॉग्नाइज किया गया है इस एक्ट के तहत, तो हम बोलेंगे वो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन है। चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन क्या काम करते हैं? वो प्रोवाइड करते हैं केयर और प्रोटेक्शन उन चिल्ड्रंस को जो क्या है, जिनको इसकी आवश्यकता है, ठीक है। तो आपको चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन को इस तरीके से याद रखना है। अब देखिए कमेटी, देखो यहाँ पे जब हमने पढ़ा था चाइल्ड वेलफेयर कमेटी,
ठीक है, हमने पढ़ा था ना चाइल्ड वेलफेयर कमिटी, चाइल्ड वेलफेयर कमिटी, हाँ। तो इसको इसका जो सेक्शन है वो 2 का 22 है, ठीक है। लेकिन 2 के 22 ने क्या बोला, आप सेक्शन 2 के 27 में जाओ, ठीक है। तो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी कहाँ कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है, 2 के सेक्शन 27 में। और ये बात कहाँ की गई है, 2 क्योंकि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में सीसी कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है ना, तो 2 इस तरीके से आपको याद रखना है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी 222 है, ठीक है। कमेटी और कमेटी, क्योंकि ये तो 2 में तो आएगा ही, डेफिनेशन क्लॉज है, बाकी जो 22 है क्योंकि यहाँ पे भी सी जो है 2 बार आ रहा है, ठीक है। तो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, लेकिन यहाँ पे बताया कुछ नहीं, बस ये बोला कि सेक्शन 27 में चले जाओ। और जब आप सेक्शन 27 में जाएंगे तो आप क्या देखेंगे, एक बात बताओ, यहाँ पे 2 लिखा है, तो 2 इंटू 2 क्या होता है, 4 ही होता है ना। तो सीडब्ल्यूसी में पता है क्या, 4 मेंबर, 1+4 इतने मेंबर होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, 1+4, आपको इस तरीके से याद रखना है। फिर आ जाइए कोर्ट पे। अब देखो आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया चिल्ड्रन कोर्ट, ठीक है। तो चिल्ड्रन कोर्ट तो आपको याद रहेगा 2 के 20 में था, ठीक है। चिल्ड्रन कोर्ट कहाँ था, 2 के 20 में था। लेकिन नॉर्मल कोर्ट कहाँ पे बात हुई है, तो उसकी बात हुई है 2 के 23 में। इस तरीके से आप नोट्स बना लेना। तो 2 के 23 में क्या बोला गया कि कोर्ट का मतलब क्या, तो देखो जो कोर्ट, ठीक है, जो एडॉप्शन और गार्जियन मैटर्स की जुरिस्डिक्शन रखने वाली जो सिविल कोर्ट होंगी, ठीक है। तो जितनी भी सिविल कोर्ट्स हैं जो एडॉप्शन और गार्जियनशिप मैटर का जिनके पास जुरिस्डिक्शन होता है, उन्हीं कोर्ट की बात जेजे एक्ट में की गई है। सिविल कोड वर्ड याद रखना, कौन सा, सिविल कोड। क्रिमिनल कोड वर्ड यूज नहीं किया गया है। पहली बात तो क्या हम बोलेंगे, वो कोर्ट है। और साथ में क्या क्या इंक्लूड किया गया है कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फैमिली कोर्ट और सिटी सिविल कोर्ट, ये 3 चीजें और है, ठीक है। आ जाइए उसके बाद क्या कह रहा है, सेक्शन 2 का 24 कॉर्पोरल पनिशमेंट, ठीक है। शारीरिक दंड से क्या मतलब है, जब आप चाइल्ड को डिसिप्लिन में लाने के लिए, ठीक है, या चाइल्ड को सुधारने के लिए, ठीक है, रिफॉर्म करने के लिए, या फिर ऑफेंस के रेट्रीब्यूशन के लिए, क्या आप क्या कर रहे हैं, उसको इतना फिजिकल पेन दे रहे हैं, जान के दे रहे हैं, फिजिकल पेन डेलिबरेटली दे रहे हैं, तो हम बोलेंगे आपने उसको कॉर्पोरल पनिशमेंट दी है, ठीक है। फिर 2 के 25 और 2 का 24 चाइल्ड लाइन सर्विस, इसमें याद रखना, इसमें 24 घंटे की इमरजेंसी सर्विस की बात की गई है, ठीक है। तो 24 घंटे की इमरजेंसी, 24 किसमें है, 25 में। 24 घंटे की इमरजेंसी की बात किसमें की गई है, 2 के 25 में, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट, देखो मैं आपको एक एक सेक्शन इसलिए करा रही हूँ डेफिनेशन क्लॉज का, क्योंकि जो हम पढ़ के जाएंगे ना वो तो आपको लगेगा कभी आता ही नहीं है, ठीक है। और ये बहुत कम जो है हमारा सिलेबस है, तो हमें तो हर एक चीज पढ़नी पड़ेगी, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और इस तरीके से कीवर्ड पढ़ लो, बस खत्म, और कुछ पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। अब देखिए चाइल्ड डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट, ठीक है, समझ आ रहा है कि एक चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट होगी हर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, सेक्शन 106 के तहत, ठीक है। देखो 2 और 6, तो जैसे मैंने पहले बताया था आपको, जब केस क्या था, 18 था, तो 1 और 8 के बीच मैंने 0 लगा दिया था, ठीक है। तो और 8 हटा के 7 लगा दिया था, उसी तरीके से 2 और 6 के बीच में क्या है, तो 0 लगा दो, और क्या करो, 2 हटा के 1 लगा दो, तो 106, इस तरीके से करो, ठीक है। तो ये 106 के तहत क्या हो रहा है, स्टेट गवर्नमेंट एक यूनिट को स्टैब्लिश कर रही है, ठीक है। तो वो हमारी क्या है, चाइल्ड डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट। लेकिन इस पे किसका किसका कंट्रोल होता है, डीएम का, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट की है ना, तो डिस्ट्रिक्ट का हेड कौन है, डीएम साहब। तो फिर कौन उनको कंट्रोल करेंगे, ठीक है। तो ये किसके अंडर काम कर रही है, डीएम के फंक्शन के तहत, डीएम के अंडर, ठीक है। फिर 26A, अब देखो 26A को बाद में ऐड किया गया, क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। क्वेश्चन ये आएगा कि 2 का जो 26 है, 2 का 26A है जो डीएम, वो किस अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ, सबको पता है, 2000, बताइए 2000, इंसर्टेड बाय जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अमेंडमेंट एक्ट डैश, बताइए 2000। एक बात याद रखना, इसका जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन है ना वो 2021 है, ठीक है। तो किस एक्ट से क्या हुआ है, ये इंसर्ट हुआ है 2021, क्योंकि चाइल्ड की बात हो रही है ना, ठीक है। तो 2021 में ऐड हुआ। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं बन सकता, मुझे ऐसा लग रहा है क्वेश्चन ये आएगा कि एक्ट नंबर क्या है, 2021 अमेंडमेंट एक्ट तो पता ही है, लेकिन ये एक्ट नंबर क्या है, तो याद रखना जो 21 है उसको प्लस करो, कितना आ रहा है, 3 आ रहा है ना, और 2 का 2 रहने दो, तो 2 और 3 तो 23, एक्ट नंबर 23, ठीक है। 2021 का एक्ट नंबर 23 है अमेंडमेंट वाला। तो डीएम का मतलब क्या, तो सिंपल बताया, डीएम, क्योंकि देखो मैं बताती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये बाद में डीएम में इंक्लूड किया गया एडीएम को, ऐसा क्यों हुआ होगा, क्योंकि जब हमने ये पढ़ा ना कि जो डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट है वो डीएम के अंदर काम करती है, तो डीएम साहब के पास तो ऑलरेडी इतना काम है,
तो फिर वो एक काम और ये देखेंगे, इसलिए फिर एडीएम जो है हमारे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उनको भी ये पावर दे दी। ठीक है, फिर आ जाइए 2 का 27, फिट फैसिलिटी। ठीक है, फिट फैसिलिटी की बात यहाँ पर की गई है। तो देखो, जब हम किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, ठीक है, चाइल्ड की टेम्पररी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाली जो रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट या रजिस्टर्ड वॉलंटरीली या फिर एनजीओ की जो फैसिलिटीज होती हैं, देखो याद रखना, यहाँ पर क्या हो रहा है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए, और जो हम चाइल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, किसी भी एनजीओ को दे रहे हैं, किसी भी रजिस्टर्ड जो वॉलंटरीली जो एनजीओ उसको दे रहे हैं, ठीक है, तो वो उसको हम बोलते हैं फिट फैसिलिटी। ये टेम्पररी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, याद रखना वर्ड, परमानेंट आ जाएगा वर्ड और टेम्पररी, तो आपको याद रखना है स्पेसिफिक पर्पस के, चाइल्ड स्पेसिफिक पर्पस के लिए तो चाइल्ड की टेम्पररी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। ठीक है, हम बोलेंगे वो फिट फैसिलिटी है। फिट पर्सन कौन होता है, तो फिट पर्सन भी वही है जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए चाइल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। याद रखना, यहाँ पे टेम्पररी या परमानेंट जैसा वर्ड यूज नहीं हुआ है, और ये मैंने जब जब मैंने नोट्स प्रिपेयर किए थे तो मेरे तभी माइंड में था कि ये वाला पॉइंट तो स्टूडेंट्स को बताना ही है, कि ये वाला पॉइंट तो आप याद ही रख लेना, क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ठीक है, तो आपको याद रखना है फिट फिट पर्सन, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, ठीक है, इस स्पेसिफिक पर्पस के लिए। ठीक है, और यहाँ पे देखो, ये जो फिट फैसिलिटी है इसको कौन रिकॉग्नाइज करती है, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करती है। फिट पर्सन को यहाँ पर कौन जो है कौन रिकॉग्नाइज करता है, तो कमेटी या बोर्ड किसी भी सुटेबल पर्सन को रिकॉग्नाइज कर देंगे कि ये फिट पर्सन है। तो कमेटी और बोर्ड क्या, देखो फिट फैसिलिटी बड़ी बात है तो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कर रही है, और फिट पर्सन एक छोटी बात है तो फिर कमेटी और बोर्ड रिकॉग्नाइज कर देते हैं कि इस पर्सन, ये पर्सन फिट पर्सन है। ठीक है, चाइल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए ये क्या है, फिट है। ठीक है, आ जाइए उसके बाद 2 का 29, फॉस्टर केयर की बात की गई है, यहाँ पे पोषण देखरेख की बात की गई है। तो यहाँ पर भी कमेटी क्या कर रही है, कमेटी द्वारा बायोलॉजिकल फैमिली से अलग सुटेबल फैमिली के डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में जो अल्टरनेटिव केयर मिलती है, फॉस्टर केयर, देखो केयर तो हर कोई मतलब केयर तो हर किसी बच्चे को मिलती ही है ना अपने पेरेंट्स से, तो वो केयर होती है। ठीक है, तो वो, लेकिन जब आपकी केयर आपकी फैमिली ना करके कोई और फैमिली करती है, कोई और ऑल्टरनेट आपका जो है केयर कर रहा है, उसी को बोलते हैं फॉस्टर केयर। और यहाँ पे भी फॉस्टर केयर जो है किसके द्वारा यहाँ पर अलाउ किया जा रहा है, कमेटी, वर्ड याद रखना, फॉस्टर केयर में जो प्लेस कर रहे हैं, ठीक है, तो किसके द्वारा हो रहे हैं, कमेटी के द्वारा, बोर्ड नहीं। ठीक है, फॉस्टर केयर में किसका रोल है, किसका रोल है, कमेटी, याद रखना कमेटी वर्ड। मैं सिर्फ ऐसे नहीं पढ़ा के चली जाऊंगी फॉस्टर केयर मतलब ये, मुझे पता है क्वेश्चन कहां से बनेगा, कहां से ट्रैप क्वेश्चंस बनेंगे, इसलिए मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, और जो स्टूडेंट अब तक रुके हुए हैं ना, क्लैप फॉर योरसेल्फ कि आपके अंदर बहुत पेशेंस है, और कोई भी अगर सक्सेस होना चाहता है लाइफ में, तो मैं बता रही हूँ आपको पेशेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है, अगर आप अभी तक रुके हुए हैं। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट सेक्शन पर। फॉस्टर फैमिली का मतलब क्या होता है, जो है फॉस्टर फैमिली पालक कुटुंब, ठीक है, क्या है, पालक कुटुंब, या हिंदी में जो बैरक है मेरे पास उसमें पालक कुटुंब ही लिखा है, तो अगर गलत है तो आप मुझे बता देना। ठीक है, फॉस्टर फैमिली, तो इसमें क्या है, अभी हमने डीसीपीयू पढ़ा, ठीक है, क्या था डीसीपीयू, बताइए, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट। ये कह रहा है जो डीसीपीयू है, ठीक है, उसके द्वारा कोई सुटेबल पाई गई फैमिली जो चाइल्ड को फॉस्टर केयर में रखती है, उसको बोलते हैं फॉस्टर फैमिली। तो ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा कि फिट फैसिलिटी में क्या है, आप कोई क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। फिट पर्सन में क्या है, कोई पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। फॉस्टर केयर में क्या है, कोई एक फैमिली है जो बच्चे की ऑल्टरनेट केयर कर रहा है। ठीक है, फॉस्टर केयर, यहाँ पे बच्चे से रिलेटेड बात की गई है फॉस्टर केयर में। और फॉस्टर फैमिली क्या कह रहे हैं, फॉस्टर फैमिली में क्या बात की गई है, जब डीसीपीयू क्या कर रहा है, किसी फैमिली को सुटेबल पाता है कि हाँ ये इस बच्चे को क्या है, ये जो बच्चे के लिए सुटेबल फैमिली है, फिर उस जो चाइल्ड को वो फॉस्टर केयर में रखते हैं, इसी को बोलते हैं फॉस्टर फैमिली। जो चाइल्ड की केयर कर रही है फैमिली, वो होती है फॉस्टर फैमिली। ठीक है, यहाँ पर किसको पावर दी गई है फॉस्टर केयर के, फॉस्टर फैमिली के लिए, तो यहाँ पर कौन ढूंढ रहा है फॉस्टर फैमिली को, डीसीपीयू। ठीक है, याद रखना डीसीपीयू, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ये। ठीक है, जैसे कि फिट फैसिलिटी बड़ी बात है तो गवर्नमेंट है, फिट पर्सन छोटी बात है तो कमेटी और बोर्ड है, फॉस्टर केयर, ठीक है, अब ये सारे काम बोर्ड थोड़ी ना करेगी कि ढूंढेगी जाके कि कौन सी फैमिली सुटेबल है, अरे तो जो भी, क्योंकि
देखो हम बच्चे को किसी घर में भेजने वाले हैं, ठीक है, उसकी केयर के लिए, वो घर किसी डिस्ट्रिक्ट में ही होगा, ठीक है, उस डिस्ट्रिक्ट का हेड होता है डीएम, लेकिन डीएम साहब खुद तो काम नहीं करते, वो किससे करवा रहे हैं, डीसीपीयू से। इसलिए फॉस्टर केयर में जो वेट फॉस्टर फैमिली में किसकी बात की गई है, डीसीपीयू की बात की गई है। और फॉस्टर केयर के लिए कौन बात कर रहा है, फॉस्टर केयर के लिए कमेटी बात कर रही है, ठीक है, इस तरीके से याद रखना। सी वर्ड फॉस्टर केयर में सी है तो कमेटी याद रखना, ठीक है। देखो ऐसी ट्रिक से आपको याद रखना पड़ेगा। 2 का 31 बात करता है गार्जियन की, तो गार्जियन में क्या इंक्लूड करेंगे, तो गार्जियन में नेचुरल गार्जियन, ठीक है, या फिर किसी ऐसा पर्सन जिसको चाइल्ड का एक्चुअल चार्ज मिला है रखने के लिए, ठीक है, और वो एक्चुअल चार्ज किसने दिया है, कमेटी या फिर बोर्ड ने दिया है। तो नेचुरल गार्जियन को भी और उस रिकॉग्नाइज पर्सन को भी जो चाइल्ड का एक्चुअल चार्ज रख रहा है, हम बोलेंगे वो गार्जियन है उस बच्चे का, ठीक है। आ जाइए 2 के 32 में, ग्रुप फॉस्टर केयर। ग्रुप फॉस्टर केयर का मतलब क्या है, जैसे फॉस्टर केयर का तो हमने मतलब पता कर लिया, एक ऐसी फैमिली, ठीक है, जो क्या है, बच्चे को एक डोमेस्टिक एनवायरनमेंट दे रही है, उसमें जिसमें बच्चे को केयर मिल रही है, फॉस्टर केयर है। ग्रुप फॉस्टर केयर का मतलब क्या होता है, पेरेंटल केयर से जो वंचित सीएनसीपी चाइल्ड होते हैं उनको फैमिली लाइक कम्युनिटी बेस्ड केयर फैसिलिटी, क्योंकि ग्रुप की बात हो गई ना, ग्रुप की बात, इसीलिए कम्युनिटी बेस्ड केयर फैसिलिटी मिल रही है यहाँ पे। तो फॉस्टर फैमिली में तो एक फैमिली में आपने एक बच्चे को भेज दिया, यहाँ पर एक पूरी कम्युनिटी की बात हो रही है, ठीक है। तो जो बच्चों को पेरेंटल केयर नहीं मिल पाती है सीएनसीपी वाले चिल्ड्रन को, तो फिर उनको क्या होता है, एक फैमिली लाइक एटमॉस्फेयर दिया जाता है, ठीक है, कम्युनिटी बेस्ड केयर फैसिलिटी, उसको बोलेंगे ग्रुप फॉस्टर केयर। उसके बाद है हीनियस ऑफेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखिए हीनियस ऑफेंस का मतलब क्या होता है, 3 तरीके के ऑफेंस आप इसमें पढ़ेंगे, पेटी ऑफेंसेस, सीरियस ऑफेंसेस, हीनियस ऑफेंसेस। हीनियस ऑफेंसेस हम पहले क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अल्फाबेटिकली एच पहले आता है। तो देखो जिन ऑफेंस में मिनिमम पनिशमेंट अगर 7 साल है, मिनिमम पनिशमेंट 7 साल है, ठीक है, या 7 साल से ऐसा कोई अपराध किया है किसी चाइल्ड ने जिसकी मिनिमम पनिशमेंट 7 साल या उससे ज्यादा है, तो हम बोलेंगे उसने हीनियस ऑफेंस किया है उस चाइल्ड ने, ठीक है। 2 का 34 इंटर कंट्री अडॉप्शन, ठीक है। इंटर कंट्री अडॉप्शन का मतलब क्या होता है, जब इंडिया से चाइल्ड का एनआरआई, पीआईओ या फॉरेनर द्वारा अडॉप्शन होना, ठीक है, क्योंकि हमने इंटर, एक बात बताओ, अभी हमने इंटर कंट्री अडॉप्शन की बात एक और जगह पढ़ी थी, कहां पढ़ी थी बताइए, इंटर कंट्री अडॉप्शन की बात बताइए, थोड़ा सा आपके टेस्ट हो जाए, पता तो लगे कितना आता है। मैं बताती हूँ, जब हमने पढ़ा था सेंट्रल अथॉरिटी, ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था सेंट्रल अथॉरिटी। तो हमने पढ़ा था ना, सेंट्रल अथॉरिटी का मतलब होता है एक ऐसा गवर्नमेंट, ठीक है, ऐसा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है, जिसको हेग कन्वेंशन द्वारा क्या रिकॉग्नाइज किया गया, और हेग कन्वेंशन किस पर हुई थी कि आप इंटर कंट्री अडॉप्शन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उस इंटर कंट्री अडॉप्शन का मतलब क्या है, जब आप इंडिया से चाइल्ड को लेके जा रहे हैं बाहर, ठीक है, लेकिन कौन लेके जा रहे हैं, एनआरआई, ठीक है, जो नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया है वो, पीआईओ पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन या फिर कोई फॉरनर द्वारा, ठीक है, अडॉप्शन हो रहा है, उसको हम बोलेंगे इंटर कंट्री अडॉप्शन, ठीक है। इसको कैसे याद रखना है, 2 3 4, ठीक है, 2 3 4, 2 कंट्रीज आपस में 3 4 बच्चों का अडॉप्शन कर रही हैं, तो 2 3 4 इंटर कंट्री अडॉप्शन। फिर है 2 का 35 ये जुवेनाइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, जुवेनाइल का मतलब क्या है, तो देखो जुवेनाइल का मतलब है जो 18 साल से कम का क्या है, बालक, 18 साल से कम का बालक जुवेनाइल है। तो फिर चाइल्ड कौन है बताओ, चाइल्ड वो है जिसने 18 साल कंप्लीट नहीं किए हैं। 2 वर्ड याद रखना, चाइल्ड में जब वर्ड आया है नॉट कंप्लीट, सीसी, क्योंकि मुझे याद है एक क्वेश्चन आया था कि चाइल्ड की डेफिनेशन क्या है, उसमें लिखा था कि बिलो द 18 ईयर्स या फिर नॉट कंप्लीटेड द 18 ईयर्स, अब सब पढ़ के चले गए थे बस 18 साल से कम, अब किसी को ये लाइन नहीं पता थी बिलो वर्ड लिखा है या नॉट कंप्लीटेड। तो इसलिए याद रखना, जब चाइल्ड की बात आ रही है सी, तो कंप्लीट वर्ड याद रखना कि जिसने कंप्लीट नहीं किया 18 साल, और वहीं पे जब जुवेनाइल की बात हो रही है तो जो चाइल्ड बिलो है, ठीक है, जो चाइल्ड बिलो है, बी से याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेक्शन 2 का 36 बात करता है नार्कोटिक ड्रग्स, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, ठीक है। तो अगर कहीं पे भी नार्कोटिक ड्रग वर्ड यूज हो इस एक्ट में, तो कहां से मतलब लेंगे हम उसका, हम लेंगे उस एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत हम इसका मतलब लेंगे, ठीक है। कहां से लेंगे इसका मतलब, 1985, ठीक है, एनडीपीएस एक्ट, फुल फॉर्म क्या है एनडीपीएस एक्ट की, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, ठीक है। और ये बताओ ये कौन सा एक्ट नंबर है,
जो ये एनडीपीएस एक्ट है, कौन सा एक्ट नंबर है? तो देखिए ये एक्ट नंबर है हमारा 61 ऑफ 1985। क्या एक्ट नंबर है? 61। आप ऐसे याद रख लेना कि जो 2 का 36 है ना, 6 आ रहा है, तो ये एक्ट नंबर 61 है, इन केस क्वेश्चन बन जाए। क्योंकि अगर देखो बेसिक चीजें हर कोई पढ़ के जाएगा, ठीक है। जो लीड करोगे ना आप, क्योंकि आपने देखा होगा मैं एक हमेशा कोट लिखती हूँ, ऑलवेज लीड लाइक अ प्रो। इसलिए मैं, आप लीड कैसे करेंगे इसीलिए मैं ये सब चीजें बताती हूँ आपको, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है, ठीक है। जब अभी स्टूडेंट्स ने जेडीएचएलओ का एग्जाम दिया था ना, तो वो जैसे मैं यूजुअली चीजों को बताती रहती हूँ, तो उन्होंने बताया स्टूडेंट थे मैम कि आपने बार बार बोल के माइंड में चीजें फिट कर दिया, क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज्यादा आसानी रही, ठीक है। तो आपको याद रखना है। अब आ जाइए उसके बाद नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अब एनओसी मिलेगा आपको, ठीक है। तो जब आप इंटर कंट्री अडॉप्शन हो रहा है, ठीक है, तो एनओसी कौन ग्रांट करेगा? नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप हमारे इंडिया से चाइल्ड को अडॉप्ट कर सकते हैं। वो कारा इशू करती है सर्टिफिकेट। कौन इशू करती है? कारा। और कारा ही ऑथराइज कर रही थी, कारा ही जो फॉरेन अडॉप्शन एजेंसी थी उसको ऑथराइज कर रही थी कि हाँ हम आपकी एप्लीकेशन मतलब जो है स्पॉन्सर करते हैं कि आप अडॉप्शन कर सकते हैं हमारी कंट्री से। कारा ही जो है ऑथराइज कर रही थी, किसके कहने पर? बताइए, बताइए किसके कहने पर? ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, किसके कहने पर बताइए? कौन रिकमेंड कर रहा था कारा को? सेंट्रल अथॉरिटी रिकमेंड कर रही थी। और वो सेंट्रल अथॉरिटी कहाँ बन रही थी? सेंट्रल अथॉरिटी बन रही थी 2 के 11 में। और कौन सी कन्वेंशन के तहत? हेग कन्वेंशन 1993, जो इंटर एडॉप्शन जो है इंटर कंट्री एडॉप्शन की बात करता है। और कौन रिकमेंड कर रहा था कारा को? बताइए। और किसने रिकमेंड किया था? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने रिकमेंड किया था। दो चीजें हैं, कारा को दो जो है रिकमेंडेशन दे रहे थे, ठीक है। एक तो सेंट्रल अथॉरिटी, एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। और कितने पर्सन थे जो इंडिया से जो है बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं? 4 तरीके के लोग थे। कितने तरीके के लोग थे? 4 तरीके के लोग थे। एनआरआई, ओसीआई, एनआरआई, ओसीआई, पीआईओ, और एक फॉरेन प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स, ठीक है। ये अडॉप्शन कर सकते हैं इंडिया से। तो ठीक है, अब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी ले गया, दे दिया कारा ने इंटर कंट्री अडॉप्शन के लिए। लिंक कर लेना, जैसे जैसे बता रही हूँ ना, लिंक कर लेना। बेयर एक्ट ओपन करो अपना, ठीक है। ऑथराइज्ड फॉरेन अडॉप्शन एजेंसी 2 के 6 में है, लिंक विद 2 का 11। क्यों, क्या बात हुई थी वहां पे? वहां पे बात हुई थी ये सेंट्रल अथॉरिटी का मतलब क्या है, ठीक है। उसके बाद आप किससे लिंक करोगे इसको बताओ? अब आप लिंक करोगे 2 के 37 से। क्यों? कि जब आप ये इंटर कंट्री अडॉप्शन कर रहे हो तो एनओसी भी तो लेना पड़ेगा। तो एनओसी कौन दे रही है? कारा दे रही है, ठीक है। अब आ जाइए उसके बाद नॉन रेजिडेंट इंडिया, रेजिडेंट एंट 8, ठीक है, 2 का 38, ठीक है। नॉन रेजिडेंट, आप ऐसे याद रखो, नॉन रेजिडेंट 8, तभी आपको याद रहेगा, ठीक है। तो ये एनआरआई की बात कहां पर हुई है? एनआरआई का मतलब क्या है तो बताइए। अब जब हमने ये तो पढ़ लिया 2 के 6 में, एनआरआई जो है चिल्ड्रन को अडॉप्ट कर सकता है इंडिया से, लेकिन एनआरआई किसको कहेंगे? तो अब लिंक विद कर लो, ठीक है। 2 के 6 के सामने लिख लो, क्या लिख लेना है आपको? 2 का 38, ठीक है। ये एनआरआई की बात कर रहा है, ठीक है। एनआरआई की बात कर रहा है 2 के 38। एनआरआई का मतलब क्या? एक ऐसा, ठीक है, पर्सन जिसके पास इंडियन पासपोर्ट को होल्ड कर रहा है और एक से ज्यादा साल हो गए हैं, ठीक है, कि वो अब्रॉड रह रहा है। तो जब कोई भी ऐसा पर्सन, ठीक है, जिसके पास इंडियन पासपोर्ट होल्डर है ऐसा पर्सन, ठीक है, और जो 1 साल से ज्यादा बाहर रह रहा है, तो हम बोलेंगे वो एनआरआई है, ठीक है। कौन है वो? एनआरआई है, ठीक है। तो एक बात याद रखना, क्वेश्चन पता है क्या बनेगा? एनआरआई का मतलब सिटीजन ऑफ इंडिया, जिसके पास इंडियन पासपोर्ट है। नहीं, यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है एनआरआई मींस पर्सन, एक ऐसा पर्सन जिसके पास इंडियन पासपोर्ट है, ठीक है, और अभी प्रेजेंटली रिजाइडिंग अब्रोड फॉर मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा वो बाहर रह रहा है, तो वो एनआरआई हो गया। अब नोटिफिकेशन का मतलब क्या? अब नोटिफिकेशन का मतलब एक बात याद रखना, नोटिफिकेशन मतलब हो गया पब्लिश इन द ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया और एज द केस में भी गैजेट ऑफ स्टेट। अब आप क्या समझेंगे सारे के सारे? ये तो हमारा जेजे एक्ट है, ये हमारा एक सेंट्रल एक्ट है। ऑफिशियल जो गैजेट में नोटिफाई करेगी तो सिर्फ करने की जो पावर है वो तो जो है ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया होगा, नहीं, स्टेट गैजेट की भी यहाँ पर बात की गई है, ठीक है। आ जाइए उसके बाद नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या बात कर रहा है? 2 का 40। देखो 40 में से जो 0 है ना, इसको ओ समझो, ठीक है। और ओ से हमारा क्या है? ऑब्जर्वेशन होम। तो 2 का 40 हमारी बात करता है ऑब्जर्वेशन होम। तो ऑब्जर्वेशन होम का सिंपल मतलब बताया गया,
47 का जो पर्पस है, ठीक है, 47 के पर्पस के लिए क्या हो रहा है, स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक रजिस्टर्ड जो स्टेट गवर्नमेंट है या फिर जो वॉलेंट्री जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा स्टैब्लिश एक रजिस्टर्ड होम, ठीक है, तो स्टैब्लिश कर रही है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, या फिर वो वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन द्वारा एक जो रजिस्टर्ड होम है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे ऑब्जर्वेशन होम। लेकिन किसके लिए हो रहा है ये सेक्शन 47 के लिए। 47 में भी बेसिकली ऑब्जर्वेशन होम की बात की गई है। ऑब्जर्वेशन होम होता है सीसीएल वाले बच्चों के लिए, चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, ठीक है, चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, उसके लिए होता है ये, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट 2 का 41 बात क्या कर रहा है, देखो जब ऑब्जर्वेशन होम 2 के 40 में है तो नीचे वापस से जब हम ओपन शेल्टर पढ़ेंगे तो वो 41 में ही होगा ना। और देखो ओ से कितने हैं, ओ से हमारे 4 हैं, ऑब्जर्वेशन होम, ओपन शेल्टर, फिर ऑफन और फिर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। जब आपको 240 याद होगा तो 241, 242 और 243 आपको याद रखना है, ठीक है। फिर ओपन शेल्टर का मतलब क्या है, तो सेक्शन 43 के लिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे ओपन शेल्टर के बाद सेक्शन 43 में की गई है। जब सेक्शन 43 के तहत चिल्ड्रन के लिए स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो एक स्टैब्लिश फैसिलिटी है उसको हम बोलेंगे ओपन शेल्टर, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, उसको हम बोल रहे हैं ओपन शेल्टर, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट पर, ठीक है। यहाँ पर याद रखना ओपन शेल्टर को मेंटेन स्टेट गवर्नमेंट करती है। ओपन शेल्टर को कौन एस्टेब्लिश करती है, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। और ऑब्जर्वेशन होम को कौन एस्टेब्लिश कर रही है, वहां पर भी स्टेट गवर्नमेंट ही है, ठीक है, दोनों में क्या है, स्टेट गवर्नमेंट। क्वेश्चन बन सकता है कि ऑब्जर्वेशन होम को कौन एस्टेब्लिश करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट आ जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट याद रखना, ऑब्जर्वेशन होम, ओपन शेल्टर, दोनों को स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है, एस्टेब्लिश कर रही है, मेंटेन कर रही है। अब आ जाइए उसके बाद ऑफन का मतलब क्या है, ठीक है, जो अनाथ बच्चा है उसका मतलब क्या है, हम अनाथ किसको बोलेंगे, तो देखिए जिसका ना तो कोई बायोलॉजिकल जो पेरेंट्स नहीं है, एडॉप्टिव पेरेंट्स या फिर लीगल गार्जियन से रहित नहीं है, जिस बच्चे के ना तो बायोलॉजिकल पेरेंट्स है, ना ही एडॉप्टिव पेरेंट्स है, ना ही उसको कोई लीगल गार्जियन है, ठीक है, तो ऐसे चाइल्ड को, ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं, ऑफन चाइल्ड। या फिर उसके गार्जियन तो है लेकिन वो इनकैपेबल है, वो इस बच्चे को संभाल नहीं सकते, या फिर अनविलिंग, रखना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है। होता है ना जैसे कुछ पेरेंट, जैसे कुछ काफी बच्चे होते हैं उनके पेरेंट्स नहीं होते, तो फिर उनके चाचा चाची मामा मामी उस बच्चे को रख लेते हैं, तो फिर हम उसको ऑफन नहीं बोल रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि उसको रखने के लिए है। लेकिन अगर उस नहीं रख रहे हैं लीगल गार्जियन, उसके जो अनविलिंग है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, वो चाइल्ड फिर ऑफन है। अब आ जाइए 2 का 43 ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। अब हमने ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कहाँ पढ़ा था, बताओ, पूरा माइंड में ना आपको इतना ऐसा मतलब फिट करा दूंगी ना कि भूलोगे नहीं। कहाँ पढ़ा था ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ये हमने पढ़ा था 2 के 6 में, जहां पर हमने ऑथराइज्ड फॉरेन अडॉप्शन एजेंसी के बारे में पढ़ा था कि इंडिया से आप बच्चों को अडॉप्ट कर सकते हैं, और 4 तरीके के लोग पढ़े थे ये अडॉप्ट कर सकते हैं, उसमें से एक ये भी था फॉरेन, उसमें से एक ये भी था ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। अब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया क्या है उसकी बात यहाँ पे 243 में बताई गई है, तो इसको आप लिख लेना, ठीक है, 2 का 43 लिंक विद 2 का 43। अगर आप 2 के 6 के सामने ये सारे लिंक कर लेते हो तो बताओ आपको यहाँ पे याद करने में दिक्कत होगी, नहीं होगी। हमेशा स्मार्ट प्रिपरेशन करो। तो देखो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया हम किसको कहेंगे, जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत, सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत ओसीआई के रूप में रजिस्टर्ड है, ठीक है। जब कोई भी पर्सन, ठीक है, याद रखना पर्सन वर्ड यूज हुआ है, कोई भी पर्सन जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत क्या है, रजिस्टर्ड है, तो हम उसको बोलेंगे वो ओसीआई है। अभी जो 1955 का एक्ट है ये कौन सा एक्ट नंबर है, इसका 1955 का कौन सा एक्ट नंबर है, देखो 55 के बाद क्या आता है 56, लेकिन हम 56 नहीं लिखेंगे, हम तो 57 लिखेंगे, ठीक है, हम 56 नहीं लिख रहे, हम तो 57 लिखेंगे। तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 एक्ट नंबर 57 ऑफ 1955 याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है, इतनी मेहनत करके पढ़ा रही हूँ उसका रीजन ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और अगर आपको ऐसे क्वेश्चन बने और जब आपके माइंड में आए ना कि हाँ ये अन्ना मैम ने पढ़ाया था, तो आके फिर मुझे बताना जरूर, ठीक है, मेरा जो इंक्वायरी नंबर है उस पर मैसेज ड्रॉप करना कि मैम आपने पढ़ाया था, क्वेश्चन हमारे बहुत बने, ठीक है। उसके बाद आ जाइए हमारा है फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अब ये भी हमने कहाँ पढ़ा था, ये भी हमने 2 के 6 में पढ़ा था, 4 तरीके के लोग थे हमारे, एनआरआई थे, ठीक है, ओसीआई थे,
PIO थे और फॉरेन प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स थे। ठीक है, अब हमने OCI को तो पढ़ लिया। ठीक है, OCI हमने कहाँ पे पढ़ा था? OCI हमने अभी पढ़ा था। ठीक है, 2K43 में। ठीक है, अब हम क्या पढ़ रहे हैं? अब हम पढ़ रहे हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ये किस में है? 2K44 में है, जस्ट नीचे। अब देखो 2K जो 44 है उसमें क्या कहा गया है? उसमें कहा गया है कि जो इंडियन नेशनल रहे हैं, ठीक है, लीनियल एंसेस्टर वाले, ठीक है, तथा सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इशूड PIO कार्ड होल्डर पर्सन। तो देखो ये कहता है ऐसा पर्सन जिसके लीनियल एंसेस्टर हैं, ठीक है, वो इंडियन नेशनल थे। ठीक है, means a person any of whose lineal ancestor is or was an Indian national and who is presently holding a person of Indian origin card। तो ठीक है, जिसके लीनियर जो एसेंसर है, या तो वो थे या वो अभी भी हैं, क्या है? इंडियन नेशनल है। साथ ही साथ वो पर्सन क्या होल्ड करता है? वो पर्सन होल्ड करता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है। तो किसी पर्सन के पास ऐसा कार्ड है और उसके एंसेस्टर इंडियन नेशनल थे, तो फिर हम बोलेंगे वो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है। ठीक है, फिर वो क्या है? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है, क्योंकि तो भारत में तो वो रह नहीं रहा है, वो तो रह तो बाहर रहा है। ठीक है, लेकिन उसके पास क्या, वो कह रहा है कि जो मेरे एंसेस्टर थे ना वो इंडियन नेशनल थे, या मेरे एंसेस्टर अब भी इंडियन नेशनल है। ठीक है, मेरे एंसेस्टर अब भी इंडिया में रहते हैं। साथ के साथ देखो मेरे पास ये PIO का कार्ड भी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है, तो फिर हम बोलेंगे हमारा ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है। और हम क्यों पढ़ रहे हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया? क्योंकि इसको इंडिया से करना है बच्चे को अडॉप्ट। ठीक है, हमने पढ़ा ना 2K6 में, ये तो बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं इंडिया से। जब हम इंडिया से बाहर अपने बच्चों को भेजेंगे अडॉप्शन के लिए, तो वो थोड़ा सा तो ऐसा पर्सन होना चाहिए ना जो अपना हो। NRI हो गया, ठीक है, PIO हो गए और OCI हो गए, ये सारे अपने ही तो लोग हैं। ठीक है, इसलिए तो ये हमारा जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है हमारा किस में आएगा? 2K44 में। अब आ जाइए नेक्स्ट पर, पेटी ऑफेंसेस का मतलब क्या होता है? हमने पढ़ा हीनियस ऑफेंस। तो हमने हीनियस ऑफेंस में क्या पढ़ा था? अगर किसी चाइल्ड ने 7 साल या उससे ज्यादा का कोई अपराध किया है जिसकी पनिशमेंट 7 साल या उससे ज्यादा की होती है, हम बोलेंगे उसने हीनियस ऑफेंस किया है। लेकिन पेटी ऑफेंसेस में हम बोलते हैं जिसकी मैक्सिमम पनिशमेंट ही 3 साल है। किसी चाइल्ड ने ऐसा अपराध कर दिया जिसकी मैक्सिमम पनिशमेंट ही 3 साल है, तो हम बोलेंगे उस चाइल्ड ने पेटी ऑफेंस किया है। उस चाइल्ड ने क्या ऑफेंस किया है? छोटे अपराध किए हैं। ठीक है, अब आ जाइए उसके बाद देखो, तो हमने हीनियस ऑफेंस किसमें पढ़ा था? बताइए किस सेक्शन? इसका ना एक ऐसे ग्रुप ऑफ टेबल्स बना लेना कि जिसमें आपने लिखा हो कि अगर कोई हीनियस ऑफेंस कर रहा है तो किस सेक्शन में, पूरे ऑफेंस की लिस्ट बनाना। जैसे कि हीनियस ऑफेंस कर रहा था वो 2K33 में, हीनियस ऑफेंस का हो रहा है 2K33 में। लेकिन भाई जब हम पेटी ऑफेंस पढ़ रहे हैं तो 2K45 में है, 2K45 में। और मैं भी बता रही हूँ 45 को उल्टा करो 54, वो हमारा हो गया सीरियस ऑफेंस, वो हमारा हो गया सीरियस ऑफेंस। अब सुनो, यहाँ पे बात की गई है पेटी ऑफेंस का मतलब क्या? जो 3 साल तक का अगर किसी चाइल्ड ने अपराध कर दिया, हमने बोले जिसकी मैक्सिमम पनिशमेंट ही 3 साल है। ठीक है, तो हम बोलेंगे पेटी ऑफेंस कर दिया। अब आ जाइए प्लेस ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या है? अब देखो हमने प्लेस ऑफ सेफ्टी को कहाँ पढ़ा था? हमने प्लेस ऑफ सेफ्टी को पढ़ा था चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में। ठीक है, कि ये प्लेस ऑफ सेफ्टी वगैरह क्या है? हमारे चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में हमने प्लेस ऑफ सेफ्टी पढ़ा था। तो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन को हमने किस सबसेक्शन में पढ़ा था? तो हमने कहा था जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन है वो कम से कम 21 साल के तो होने चाहिए। तो 2K21 में हमने चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन पढ़ा, उसी में हमने प्लेस ऑफ सेफ्टी पढ़ा। उस प्लेस ऑफ सेफ्टी के सामने लिख लो कि प्लेस ऑफ सेफ्टी की बात हमने 2K46 में की है। कहाँ की है? 2K46 में की है। ठीक है, अब प्लेस ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या है? कि जो या तो पुलिस लॉकअप नहीं है या फिर जेल के अलावा ऐसी जगह जहाँ पे CCL जो चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ है, जिसने मतलब अपराध किया है, ऐसे बच्चे को रखने का जब बोर्ड और या फिर चिल्ड्रन कोर्ट ऑर्डर देती है, जैसे कि एक बच्चा है उसने अपराध किया, अब उस बच्चे को कहीं ना कहीं तो रखना पड़ेगा। अब आप ऑब्जर्वेशन वगैरह होम में तो नहीं रखोगे उस बच्चे को, क्योंकि ऑब्जर्वेशन वगैरह होम में देखोगे तो आप उसमें तो चाइल्ड इन केयर, चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन वाले जो है बच्चे हैं, तो उनके साथ आप ये अपराध करे हुए बच्चों को तो नहीं रखोगे। तो उनके लिए भी एक जगह बनाई गई है कि आप इनको प्लेस ऑफ सेफ्टी में रख दो। लेकिन वो प्लेस ऑफ सेफ्टी क्या नहीं होना चाहिए? ये वो लॉकअप नहीं होना चाहिए पुलिस का, ठीक है, या फिर वो जेल नहीं होना चाहिए। उसके अलावा कोई ऐसा प्लेस, कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन जहाँ पे CCL वाले बच्चों को रखा जाता है, तो उसको हम बोलेंगे प्लेस ऑफ सेफ्टी। और एक बात याद रखना, प्लेस ऑफ सेफ्टी में रखने का ऑर्डर कौन देता है? या तो बोर्ड देती है या फिर चिल्ड्रन कोर्ट देती है, क्योंकि बोर्ड ही होती है जो CCL वाले बच्चों को डील करती है। ठीक है, बोर्ड ही होती है जो CCL वाले बच्चों को
डील करती है। अब आ जाइए 2 का 47। तो आपको पता है प्रिस्क्राइब का मतलब क्या होता है। प्रिस्क्राइब का मतलब जो रूल्स बनाए जाते हैं, ठीक है, प्रिस्क्राइब बाय रूल्स, ठीक है, इस एक्ट के तहत हम बोलेंगे प्रिस्क्राइब। अब आ जाइए प्रोबेशन ऑफिसर, ये इंपॉर्टेंट है। अब प्रोबेशन ऑफिसर, ठीक है, इसमें प्रोबेशन ऑफिसर का मतलब क्या है, तो देखिए प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट में आप देखते हैं कि जो प्रोबेशन ऑफिसर होता है उसको अपॉइंट किया जाता है। तो इसने यही बोला कि या तो जो प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958 के तहत प्रोबेशन ऑफिसर जो अपॉइंट हो रहा है, ठीक है, या फिर लीगल कम प्रोबेशन ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट अंडर डीसीपीयू। देखो जो डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट होती है ना, उसके अंदर भी एक हमारा प्रोबेशन ऑफिसर को अपॉइंट करती है स्टेट गवर्नमेंट। तो इसमें साफ कहा गया कि प्रोबेशन ऑफिसर को लिए आपको अलग से अपॉइंटमेंट करने की जरूरत नहीं है। या तो आप प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट जो है 1958 वाले प्रोबेशन ऑफिसर को उठा लाओ, या फिर जो डीसीपीयू में जिस ऑफिसर को अपॉइंट किया था स्टेट गवर्नमेंट ने उनको उठा लाओ, वही हमारे प्रोबेशन ऑफिसर है, अलग से अपॉइंट नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। तो हमारा सेक्शन 248 था। फिर 249 प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स, ये हमने कहाँ पढ़ा था, ये भी हमने 2 के 6 में पढ़ा था, ठीक है, हमने पढ़ा था 2 के 6 में ऑथराइज फॉरेन अडॉप्शन एजेंसी, जिसमें हमने फॉरेन प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स की बात की थी। तो इसके सामने अब आप लिख लो कि हमने कहाँ पढ़ा है ये, अभी कहाँ इसको जो है डिफाइन किया जा रहा है 2 के 49 में, ठीक है। यहाँ पे बोला गया सेक्शन 57 के अनुसार जो चाइल्ड अडॉप्ट करने के लिए एलिजिबल पर्सन है उनको बोलेंगे हम प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स हैं, ठीक है। जैसे कि कोई पेरेंट्स है वो चाइल्ड को अडॉप्ट करना चाहते हैं, जैसे, ठीक है, लेकिन अभी चाइल्ड को अडॉप्ट नहीं किया है, वो चाइल्ड को अडॉप्ट करना चाह रहे हैं, तो अभी के लिए वो क्या है, वो प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स है, वो चाइल्ड को अडॉप्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन वो एलिजिबल होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आ जाइए 2 का 50 क्या बात करता है, पब्लिक प्लेस के बारे में, ठीक है। तो हम पब्लिक प्लेस का मतलब क्या है, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 में, ठीक है, जो पब्लिक प्लेस को बताया गया है मीनिंग, वही हम इसको यहाँ समझेंगे पब्लिक प्लेस, लोक स्थान, ठीक है। तो लोक स्थान का मतलब कहां से उठा लेना है आपको, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956। और ये कौन सा एक्ट है 1956, तो ये एक्ट है हमारा 104 ऑफ 1956, 104 ऑफ 1956, ठीक है। अब आ जाइए रजिस्टर का मतलब क्या है, तो देखिए सेक्शन 41 के तहत, ठीक है, ऑथराइज्ड रजिस्टर्ड चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन एजेंसीज या फैसिलिटीज, ठीक है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, रजिस्टर्ड, ठीक है। इस सिंपल सी बात याद रखना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद आ जाइए 2 का 52 रिलेटिव्स का मतलब क्या है, तो जो एडॉप्शन के लिए पेटर्नल मैटरनल अंकल आंट या ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, एडॉप्शन के लिए हम उनको क्या बोलेंगे, वो रिलेटिव हैं, वो नातेदार हैं, ठीक है। इन रिलेशन टू अ चाइल्ड फॉर द पर्पस ऑफ एडॉप्शन अंडर दिस एक्ट मीन्स अ पैटर्नल अंकल आंट और अ मैटरनल, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो रिलेटिव है, ठीक है। अब आ जाइए स्टेट एजेंसी 2 का 53, जैसे हमने कारा पढ़ा वैसी सारा होती है, ठीक है, जैसे कारा वैसी सारा। कारा हमने कहाँ पढ़ा था, तो कारा हमने पढ़ा था, बताइए स्टूडेंट्स, कारा हमने कहाँ पढ़ा था, पहली बात तो ये बताओ कि हमने कारा को सबसे पहले कहाँ पढ़ा था, 2 के 6 में पढ़ा था ना, ठीक है, सब 2 के 6 पे पढ़ा था, ऑथराइज बाय द सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, सेक्शन 2 के 6 में कारा के बारे में पढ़ा था, जस्ट नीचे ही कारा को डिफाइन कर दिया था 2 के 7 में कारा को, ठीक है। तो जैसे 2 के 7 में कारा है, ठीक है, वैसे ही 2 के 53 में सारा है, ठीक है। तो जैसे कारा तो सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी है, और सारा क्या, स्टेट अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, इसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है 67 में, और कारा को जो है कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है 68 में, ठीक है। अब आ जाइए स्टेट एजेंसी, उसके बाद आ जाइए सीरियस ऑफेंस, मैंने आपको बताया था 45 में हमारा क्या था, पेटी ऑफेंस, उल्टा कर दो 54, उसमें हमारा हो गया सीरियस ऑफेंस। तो हमने हीनियस ऑफेंस पढ़ा था, 7 साल से ज्यादा का अपराध कर रहे हो सीरियस ऑफेंस, 3 साल से कम का अपराध कर रहे हो पेटी ऑफेंस, और 3 साल से लेकर, ठीक है, 7 साल तक का अपराध कर रहे हो तो वो हमारा क्या होगा, सीरियस ऑफेंस, ठीक है। तो मिनिमम पनिशमेंट किसकी क्या है, 3 साल, अगर किसी चाइल्ड ने ऐसा अपराध किया जिसकी मिनिमम 3 साल की पनिशमेंट है, लेकिन 7 साल से ज्यादा के नहीं, हम बोलेंगे सीरियस ऑफेंस। ये बात सबको पता है, ये बात समझो। ये कहता है अगर कोई ऐसा अपराध है जिसकी मैक्सिमम सजा तो 7 साल है, मिनिमम को बता ही नहीं रखा है,
तो हम उसको भी सीरियस ऑफेंस में डालेंगे। कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि हमने जब पढ़ा था हीनियस ऑफेंस, हमने उसमें क्या पढ़ा था, 7 इयर्स और मोर, तो हमने उसको बोला था वो सीरियस ऑफेंस है। लेकिन जब हमने 7 इयर्स और मोर पढ़ा तो इसका मतलब वो 7 साल से आगे जा रहा है। लेकिन यहाँ पे बताया गया अगर कोई ऐसा अपराध जिसकी पनिशमेंट सिर्फ 7 साल है, मिनिमम तो बता ही नहीं है, तो हम बोलेंगे फिर वो हमारा सीरियस ऑफेंस हो जाएगा। इस बात को समझ लेना। 2 का 55 बात करता है स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट, जैसे हमने डीसीपीयू पढ़ा था, वो डिस्ट्रिक्ट में थी, ठीक है। ऐसे 2 का 55 होता है स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट होता है, ये चिल्ड्रन से डील करने वाली एक स्पेशल पुलिस यूनिट होती है, ठीक है। और इसको सेक्शन 107 के तहत इसमें जो है ये लिंक किया गया है 2 के 55 को। 2 का 56 स्पेशल होम, ठीक है। तो जो सीसीएल होता है, याद रखना, चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, उसकी हाउसिंग, उसकी रिहेबिलिटेशन के लिए सेक्शन 48 के तहत जो रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन होता है उसको हम क्या बोलेंगे, स्पेशल होम। उसके बाद आ जाइए स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी। ऑफन जो चाइल्ड होते हैं, 3 चीजें याद रखना, ऑफन चाइल्ड, अबंडन चाइल्ड और सरेंडर चिल्ड्रन। इनको एडॉप्शन रख के लिए रखने वाली जो एक रजिस्टर्ड एजेंसी होती है, ठीक है। जैसे कोई ऑफन चाइल्ड है, कोई अबंडन चाइल्ड है, एक कोई सरेंडर चाइल्ड है, ठीक है। अब इन तीनों का क्या है, एडॉप्शन के लिए हमने इन चाइल्ड को क्या किया है, वो कर दिया है कि हाँ आप इन चाइल्ड को अडॉप्ट कर सकते हो। ये ऑफन चाइल्ड है, इसको अडॉप्ट कर सकते हो, अबेंडेंट चाइल्ड है, इसको अडॉप्ट कर सकते हो, सरेंडर चाइल्ड है, इसको अडॉप्ट कर सकते हो। इसको जो रखती है अपने पास रिकॉग्नाइज एजेंसी, उसी को बोलते हैं स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी। 3 वर्ड्स है और 3 ही तरीके के चिल्ड्रन की बात की गई है। और ये 2 के 57 में क्या बात की गई है, जो कहाँ पे इसको आप रजिस्टर कर रहे हैं, सेक्शन 65 में। देखो आप 5 और 7 तो क्या मिसिंग है, 6, तो 65। स्पॉन्सरशिप, तो चाइल्ड की मेडिकल, एजुकेशनल और डेवलपमेंट नीड्स के लिए जो फैमिली को सप्लीमेंट्री या फाइनेंशियल और अदर सपोर्ट देते हैं उसको हम बोलते हैं स्पॉन्सरशिप। फिर 2 का 59 बात करता है स्टेट गवर्नमेंट। तो देखो स्टेट गवर्नमेंट के लिए तो आपको पता है ना स्टेट गवर्नमेंट क्या है, लेकिन अगर कोई यूनियन टेरिटरी है तब हम वहां पर स्टेट गवर्नमेंट किसको मानेंगे, तो यूनियन टेरिटरी अगर कोई है, पता है ना आपको कौन सी यूनियन टेरिटरीज होती है, तो यूनियन टेरिटरी के संबंध में जो प्रेसिडेंट द्वारा जो अपॉइंट किए जाते हैं एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, आर्टिकल 239 के तहत वो स्टेट गवर्नमेंट माना जाएगा, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटर भी स्टेट गवर्नमेंट मानी जाएगी, ठीक है। फिर 2 का 60 सरेंडर चाइल्ड, तो जो पेरेंट या गार्जियन द्वारा अनकंट्रोलेबल फिजिकल, इमोशनल या सोशल फैक्टर के कारण कमेटी को रेलिंक्विश और कमेटी द्वारा सरेंडर डिक्लेयर चाइल्ड। डिक्लेयर वर्ड याद रखना, ठीक है। तो हम बोलेंगे वो क्या है, सरेंडर चाइल्ड। पेरेंट्स जो है, ठीक है, तो वो नहीं रख पा रहे हैं, ठीक है, तो वो चाइल्ड को सरेंडर करके चले जाते हैं, फिर डिक्लेयर कर दिया कमेटी ने कि जो है सरेंडर है, ये जो चाइल्ड है सरेंडर चाइल्ड है, डिक्लेयर कर दिया। क्यों, क्योंकि अब उसको एडॉप्शन के लिए भी तो जो है फ्री कराना है, फ्री लीगली फ्री फॉर एडॉप्शन, तो डिक्लेयर कर देते हैं पहले 2 के 60 में। फिर आ जाइए, तो हमारा सेक्शन 2 कंप्लीट होता है। सेक्शन 2 का जो है सब सेक्शन 2 सिंपल सी बात कहता है कि जो यहाँ पर डिफाइन नहीं है तो जो कहीं पे भी डिफाइन हो, यही बात लिखी है क्या, सेक्शन 2 का 61, सेक्शन 2 का 61 ये कहता है जो यहाँ डिफाइन नहीं है लेकिन किसी और एक्ट में डिफाइन है तो वहां से उसका मीनिंग ले लो। यहाँ पे कोई एक्ट स्पेसिफाई नहीं किया गया कि सीआरपीसी, बीएनएस वगैरह, याद रखना नहीं। जे एक्ट ने बोला जाओ, जहां से जो मीनिंग मिल रहा है वहां से वो उठा लो, ठीक है, याद रखना। तो हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को कवर कर लिया है। सोचो अगर आपके यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन बने, मैं इस बात को इंश्योर कर रही हूँ आप गलत नहीं करके आएंगे अगर आपने यहाँ तक पढ़ लिया है तो। अब जल्दी जल्दी, इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटा पार्ट है, इसको जल्दी जल्दी डील करते हैं। देखो सेक्शन 4 क्या बात करता है, सेक्शन 4 कहता है एक जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड होगा, हर डिस्ट्रिक्ट में होगा, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। कौन कॉन्स्टिट्यूट करेगी, स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करेगी, ठीक है। और जेजे के अंदर, जेजेबी के अंदर कौन होगा, देखो जेजेबी के अंदर 3 वर्ड्स आ रहे हैं ना, तो 3 ही मेंबर है, एक प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट होगा, 2 सोशल वर्कर होंगे। जो प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, 2 सोशल वर्कर होंगे, 2 सोशल वर्कर में से एक एटलीस्ट वुमेन तो होनी चाहिए। प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट आपका जो है कौन बन सकता है, या तो वो एमएम हो या फिर जेएमएफसी हो, लेकिन सीएमएम और सीजेएम को आप जो है प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट जेजे बोर्ड का नहीं बना सकते हैं। फिर जो ये प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट है उसके पास कम से कम 3 साल का तो एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर उसके बाद
ये सोशल वर्कर हैं, ये जो हमने बोला ना 2 सोशल वर्कर हैं, इनके पास क्या, इनकी जो क्वालिफिकेशन क्या है कि उनके पास जो है 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, चाइल्ड रिलेटेड एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर कोई भी प्रोफेशनल डिग्री लॉ वगैरह में, ठीक है, होनी चाहिए। तो ये 2 चीजें होनी चाहिए इनके पास, मतलब एक इन दोनों में से कुछ भी। उसके बाद एक कुछ स्पेसिफाइड डिग्रीज जैसे चाइल्ड साइकोलॉजी और चाइल्ड साइकोलॉजी और सेक्रेटरी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सेक्रेटरीस्ट। और फिर होता है हमारा सोशियोलॉजी और लॉ। ये जो हमने डिग्रियों की बात की ना, प्रोफेशनल डिग्री, तो ये डिग्री बताई गई है कि इन डिग्रियों में भी क्या है, अगर आप आपके पास ये डिग्री है तो आप सोशल जो है वर्कर की कैटेगरी में फॉलो कर सकते हैं। लेकिन एक्सपीरियंस क्या बताया गया है, या तो चाइल्ड ईयर 7 साल का चाइल्ड रिलेटेड एक्सपीरियंस है, या फिर ये है, इसमें एक्सपीरियंस की बात नहीं की गई, ठीक है। उसके बाद है ट्रेनिंग। अब ये जो मेंबर्स हैं इनको आपको ट्रेनिंग 60 दिन के अंदर अंदर ट्रेनिंग देनी है, जैसे अपॉइंटमेंट हो जाती है। ट्रेनिंग में क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा, केयर, प्रोटेक्शन, रिहेबिलिटेशन, लीगल प्रोविजन, जस्टिस फॉर चिल्ड्रन, इन सबको इंक्लूड किया जाएगा ट्रेनिंग में, ठीक है। इन जो मेंबर्स होते हैं इनका टर्म और रेजिग्नेशन तो जैसे रूल्स में बताया गया है वो इनका टर्म्स और रेजिग्नेशन की बात की गई है। टर्मिनेशन कैसे होगा इन मेंबर का, तो स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर इंक्वायरी क्या है इनको टर्मिनेट कर सकती है, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना, जो प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट हैं उनका टर्मिनेशन नहीं होता, प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट को टर्मिनेशन की कैटेगरी में नहीं डाला गया है। उसके बाद अब बात की गई है कि टर्मिनेशन कब पॉसिबल होगा। तो देखिए 3 कॉन्सिक्यूटिव मंथ अगर आप अब्सेंट हुए और आपने कोई रीजन नहीं दिया है, ठीक है, 3 कॉन्सिक्यूटिव मंथ आप क्या है अब्सेंट रहे, कोई वैलिड रीजन नहीं दिया, आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। या फिर पूरे साल की सिटिंग में आप जो थर्ड फोर्थ जो सिटिंग है आपने उससे कम सिटिंग ली है, ठीक है, लेस देन जो है 3/4 सिटिंग आपने उससे क्या है इससे कम सिटिंग ली है, तो आपका भी टर्मिनेट जो है पॉसिबल है। या फिर आप सेक्शन 4 का जो 4 है उसके तहत इनएलिजिबल हो गए हैं तो भी आपका टर्मिनेशन हो सकता है, ठीक है। और मैं आपको बता देती हूँ 4 के अंदर जो 4 का 4 है उसके अंदर 4 चीजें बताई गई हैं कि आप इनएलिजिबल हो जाएंगे। वो क्या 4 चीजें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि या तो आपने ह्यूमन राइट का क्या है वायलेशन कर दिया है, दूसरा, या फिर आप कन्विक्ट हो जाते हैं, तीसरा, या फिर आपको डिसमिस कर दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, या फिर आप क्या है चाइल्ड एब्यूज में इंडल्ज मिलते हैं, तो आप क्या है आप इनएलिजिबल हो जाएंगे। और जब आप इनएलिजिबल हो जाएंगे तो आपको टर्मिनेट भी किया जा सकता है। तो ये हमारा हो गया जेजेबी का सेक्शन 4 कंप्लीट, ठीक है। बहुत बड़ा था, इतना याद कर लो, यहीं से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो अगर मैं जल्दी जल्दी बताऊं तो देखो जेजेबी में हमने पढ़ा 1+2 एक्सपीरियंस 3 साल का चाहिए प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट को, सोशल वर्कर्स को 7 साल का जो है एक्सपीरियंस चाहिए, ट्रेनिंग इनकी 60 दिन में हो जाने चाहिए। अगर 3 कॉन्सिक्यूटिव मंथ अब्सेंट हो तो आप को क्या है टर्मिनेट किया जा सकता है, और जहाँ पे थर्ड फोर्थ सिटिंग नहीं ली, अटेंड नहीं किया तो भी आपको क्या किया जाता है टर्मिनेट किया जा सकता है। सेक्शन 5 किस बारे में बात करता है, सेक्शन 5 सिंपल सी बात ये कहता है कि जब कोई चाइल्ड है, ठीक है, जब उसने ऑफेंस किया तब वो 18 साल का था, ठीक है, अब इंक्वायरी चल रही है, जैसे इंक्वायरी चल रही है अब इंक्वायरी के दौरान वो 18 साल का हो गया, तो क्या करेंगे, इंक्वायरी को आपको कंटिन्यू करना है, ये वर्ड आप इसके सामने लिख लो सेक्शन 5 के सामने कि इंक्वायरी को आपको कंटिन्यू करके रखना है, ठीक है। अगर जो आपका चाइल्ड है वो 18 साल कंप्लीट कर लेता है तो भी, ये सिर्फ इतनी बात करता है, ठीक है। तो प्लेसमेंट ऑफ पर्सन हु सीजेस टू बी चाइल्ड ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी, अब वो बच्चा नहीं रहा इंक्वायरी के दौरान। सेक्शन 6 का 1 बात करता है जैसे कोई चिल्ड्रन था, ठीक है, तो जब उसने ऑफेंस किया वो 18 साल से कम था, ठीक है, वो क्या था 18 साल से कम था, लेकिन अब अब वो इंक्वायरी के दौरान 18 साल से ज्यादा हो गया, अब हम उसको ट्रीट कैसे करें, उस 5th ने तो बोला इंक्वायरी कंटिन्यू करो, ठीक है, इंक्वायरी कंटिन्यू कर दी, उसको ट्रीट कैसे करें, उसको चाइल्ड की तरह ही ट्रीट करो, ठीक है। क्यों, बेशक से उसने अब 18 साल से ऊपर हो गया लेकिन ऑफेंस किया था 18 साल से कम का था, इस बारे में बात करता है ये। इसका सबसेक्शन 2 कहता है कि अगर आपने उस जो चिल्ड्रन है उसको अगर आप बेल नहीं दे रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप उसको बेल नहीं दे रहे हैं तो फिर आप उसको प्लेस ऑफ सेफ्टी में रखेंगे, उस चिल्ड्रन को आप प्लेस ऑफ सेफ्टी में रखेंगे। सेक्शन 3 क्या बोलता है, सेक्शन 3 बोलता है कि जो प्रोसीजर है, ठीक है, जे एक्ट के अंदर प्रोसीजर आप वही फॉलो करेंगे, ठीक है। क्या बोलता है कि जो पर्सन जो आप प्रोसीजर क्या होगा इसका, तो इसका प्रोसीजर जो जेज एक्ट में लिखा है वही फॉलो होगा कि जैसे आपको चिल्ड्रन वगैरह को चाइल्ड फ्रेंडली एनवायरनमेंट वगैरह देना है, और जो वेन्यू है वो इंटीमेटिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से आपका कोर्ट रेगुलर कोर्ट जैसा नहीं दिखना चाहिए, तो प्रोसीजर जेज एक्ट के तहत रहेगा। फिर आ जाइए हमारा उसके बाद
सेक्शन 6 का 3 भी हो गया। उसके बाद आ जाइए हमारा प्रोविजो। इसका जो प्रोविजो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 6 हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद आ जाइए हमारा सेक्शन 7। हाँ, सेक्शन 7 क्या बात करता है? सेक्शन 7 कहता है चाइल्ड फ्रेंडली आपका क्या है, जो है प्रोसीजर होना चाहिए, क्योंकि सेक्शन 7 बात करता है बोर्ड कैसा प्रोसीजर फॉलो करेंगे। तो बताया गया आपको चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसीजर रखना है। और जो मैंने आपको बताया ना कि चिल्ड्रन कोर्ट, ये जो चाइल्ड फ्रेंडली होना चाहिए, आपका इंटीमेटिंग नहीं होना चाहिए, वो एक्चुअली सेक्शन 7 का क्लॉज 1 बात करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए और क्या बात करता है इसका सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 ये कहता है जो बोर्ड है अगर सिटिंग में नहीं है, क्योंकि जेजेबी में तो मैं 3 पढ़े थे, एक प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट 2 सोशल मेंबर। अगर बोर्ड जो है सिटिंग में नहीं है तो फिर क्या इंडिविजुअल मैटर सुन सकता है? तो इंडिविजुअल मेंबर क्या करेगा, वो केस को डील कर सकते हैं। ठीक है, सेक्शन 7 का सबसेक्शन 3 कहता है लेकिन जब आप फाइनल डिस्पोजल करेंगे केस का, तब तो आपको 2 मेंबर चाहिए, जिसमें एक तो प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट होना ही चाहिए। ठीक है, नॉर्मल जब सुन रहे हो तो कोई भी सुन सकता है, लेकिन डिसीजन दे रहे हो तो प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट का होना जरूरी है और 2 मेंबर मिनिमम होने चाहिए, मतलब 3 में से 2 होना जरूरी है। सेक्शन 4 कहता है कि जब बोर्ड के मेंबर 3 हैं तो डिसीजन कैसे माना जाएगा? तो जो मेजोरिटी है उसका डिसीजन मान लो, कोई मेजोरिटी नहीं है तो प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट है उनकी बात को सुन लो। तो ये बात इतनी करता है। सेक्शन 8 ये कहता है, सेक्शन 8(1) कहता है जो बोर्ड है, जो जेजे बोर्ड है ना, उसी के पास एक्सक्लूसिव पावर होती है जो है सीसीएल, जो चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ है, उसके केस को सुनने की। ठीक है, बोर्ड के पास पावर होती है, क्योंकि सेक्शन 8 बात कर रहा है कि जो जेजे बोर्ड है उसकी पावर क्या है, फंक्शन क्या है। 8 का 2 कहता है जो हाई कोर्ट है और जो चिल्ड्रन कोर्ट है वो भी बोर्ड की पावर को एक्सरसाइज कर सकता है जब मैटर हाई कोर्ट या चिल्ड्रन कोर्ट के सामने आएगा तो। ठीक है, तो हाई कोर्ट या चिल्ड्रन कोर्ट खुद क्या बन जाएंगे, जेजे भी बन जाएंगे। ठीक है, ये 8 के 2 में कहा गया है। 8 का 3 ये कहता है कि आपको याद रखना है कि जो इंश्योर करना है कि जो चाइल्ड का पार्टिसिपेशन, इंश्योर इन्फॉर्म पार्टिसिपेशन ऑफ चाइल्ड एंड पेरेंट गार्जियन। ठीक है, तो आपको क्या करना है, चाइल्ड और जो है उनके पेरेंट और गार्जियन, उनका पार्टिसिपेशन को इंश्योर करना है कि उनको हर चीज में इन्वॉल्व करके रखना है। ठीक है, बी कहता है प्रोटेक्ट चाइल्ड राइट्स थ्रू आउट अप्रीहेंशन इंक्वायरी आफ्टर केयर। आपको याद रखना है कि जब इंक्वायरी चल रही है उस चाइल्ड की, ठीक है, उसको अप्रीहेंड किया जा रहा है, तो उन सब जो है प्रोसेस के दौरान चाइल्ड का आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, मतलब कोई उसके साथ अब्यूज ना कर दे। सी क्या बात करता है, सी कहता है कि जो इंश्योर करना है कि लीगल सर्विस अथॉरिटी के तहत उन जो चाइल्ड है उसको लीगल एड मिलती रहे। ठीक है, उसको लीगल एड प्रोवाइड हो, ये भी इंश्योर करना है। और डी क्या कहता है कि आपको प्रोवाइड करना है इंटरप्रेटर या ट्रांसलेटर अगर चाइल्ड को जो है कोर्ट की अगर जो चाइल्ड है उसको लैंग्वेज समझ ही नहीं आ रही, जैसे कि जेजे बोर्ड में प्रोसीडिंग चल रही है, चाइल्ड को बुलाया गया, चाइल्ड को समझ ही नहीं आ रहा है वो क्या बोल रहा है, तो एक इंटरप्रेटर बुला लो। ठीक है, क्या करो, एक इंटरप्रेटर को बुला लो या एक जो ट्रांसलेटर है उसको बुला लो जो चाइल्ड को बता दे, क्योंकि हो सकता है ना जैसे चाइल्ड जो कभी कभी अपने जो है लोकल लैंग्वेजेस में बात करते हैं, तो लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं तो उनको जैसे हिंदी नहीं आती है, जैसे मैं बात करूं राजस्थान एरिया के साइड के, तो वहां पे बच्चे से मारवाड़ी वगैरह बोलते हैं तो प्रॉपर हिंदी उनको समझ नहीं आएगी, तो ऐसे में फिर उनको हम इंटरप्रेटर या फिर जो है ट्रांसलेटर अफोर्ड कराएंगे। ई बात करता है, ई सोशल इन्वेस्टिगेशन, ई इन्वेस्टिगेशन, इसमें बात की गई है सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। ठीक है, टीओ के द्वारा, और चाइल्ड वेलफेयर जो ऑफिसर है या फिर जो सोशल वर्कर है वो 15 दिन में, ठीक है, क्या करेंगे, उस रिपोर्ट को जो है प्रस्तुत करेंगे। अगर आप देखेंगे 8 का 3E वो यही बातें इसी बारे में बात करता है कि जो जेजेबी है ना वो डायरेक्शन दे सकता है प्रोबेशन ऑफिसर को, या फिर प्रोबेशन ऑफिसर अवेलेबल नहीं होता है चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर को या फिर सोशल वर्क को कि एक सोशल इन्वेस्टिगेशन करो। ठीक है, ये जो चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ है, इसके तहत आप क्या करो, एक सोशल इन्वेस्टिगेशन करो इस केस की और एक रिपोर्ट बनाओ, सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, और इसको सबमिट करो 15 दिन के अंदर अंदर। कौन से 15 दिन के अंदर अंदर, जिस दिन बोर्ड के सामने वो प्रोड्यूस किया है पहली बार उस चाइल्ड को, उस दिन से 15 दिन के अंदर अंदर इन लोगों को क्या है, एसआईआर को सबमिट करना है बोर्ड के सामने। किसके सामने, बोर्ड के सामने। एफ कहता है एडजुडिकेट एंड डिस्पोज सीसीएल केसेस एज पर सेक्शन 14। फिर कहा गया है एफ में कि जो सीसीएल का जो मामला है, जो कोर्ट जो बोर्ड है उसको एडजुडिकेट कैसे करेंगे, सेक्शन 14 के तहत करेंगे। अब मुझे ये बताओ सेक्शन 14 के तहत करेंगे, सेक्शन 14 किस बारे में बात करता है? तो आपको पता है सेक्शन 14 में बताया गया है इंक्वायरी करता है इंक्वायरी बाय बोर्ड रिगार्डिंग चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। फिर बताया गया ना कि कितने मंथ्स दिए जाएंगे इंक्वायरी के लिए बोर्ड को,
ठीक है, कैसे कैसे ऑफेंस किया गया, कितना कितना टाइम मिलेगा, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है आपको मैटर को एडजुडिकेट करना है बोर्ड। ठीक है, एफ में जी में कहा गया है कि आप क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं मैटर कमेटी को भी। जैसे कि कोई चाइल्ड सामने आया, वो चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ तो है, साथ के साथ वो चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन भी है। ठीक है, उस चाइल्ड को केयर और प्रोटेक्शन की भी जरूरत है, तो फिर बोर्ड क्या करेगा, बोर्ड उस मामले को कमेटी को भी ट्रांसफर कर सकता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सीसीएल वाला जो, जैसे क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, सीसीएल से डील करने की पावर सिर्फ बोर्ड के पास है, लेकिन जब वो सीसीएल सीएनसीपी भी है, तो यहाँ पर बोर्ड ने मामला क्या है जो है ट्रांसफर करते हैं कमेटी को। फिर हम बात करते हैं एच। एच क्या कहता है, जब फाइनल ऑर्डर पास करती है ना बोर्ड, तो फाइनल ऑर्डर पास किया जाता है तो उसके अंदर इंडिविजुअल केयर प्लान रिहेबिलिटेशन का वो भी इंक्लूड होना चाहिए, कि अब इसका जो रिहेबिलिटेशन होगा कैसे होगा, इसका इंडिविजुअल केयर प्लान बताओ। ठीक है, तो वो जे बोर्ड उसमें फाइनल ऑर्डर में ये बात भी लिखेगी। आई में फिर क्या है, कंडक्टिंग इंक्वायरी फॉर डिक्लेयरिंग फिट पर्सन। हमने भी पढ़ा था ना कि फिट पर्सन क्या करता है, वो टेम्पररी उस जो है चाइल्ड को रखता है, हमने फिट पर्सन में ये तो बात की थी। तो फिर फिट पर्सन की इंक्वायरी कंडक्ट करेगी और जो है डिक्लेयर करेगी। ठीक है, तो कौन कर रहा है ये काम भी हमारी बोर्ड कर रही है। ठीक है, ये काम भी क्या कर रही है, बोर्ड कर रही है। आई में देखेंगे कंडक्टिंग एटलीस्ट वन इंस्पेक्शन विजिट एवरी मंथ ऑफ रेजिडेंशियल फैसिलिटीज। ठीक है, तो जो फिट पर्सन है, ठीक है, और चिल्ड्रन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ एंड रिकमेंडेशन फॉर द इम्प्रूवमेंट इन दिस वेट conducting inquiry for declaring fit person regarding care of children in conflict with law। ठीक है, तो फिर बोर्ड ये काम भी कर रही है। उसके बाद जे क्या कह रहा है, इंस्पेक्ट रेजिडेंशियल फैसिलिटीज एटलीस्ट वंस एवरी मंथ, हर महीने में एक बार। ठीक है, विजिट करने जाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे उस रेजिडेंशियल फैसिलिटीज का। ठीक है, उसके बाद के बात कर रहा है, ऑर्डर करेगी। ठीक है, कोर्ट यहाँ पे जो बोर्ड है वो ऑर्डर भी कर सकती है कि एफआईआर रजिस्टर करो, क्योंकि अब ये जो सीसीएल ऑर्डर एफआईआर फॉर ऑफेंस अगेंस्ट सीसीएल, सीसीएल के जो चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ है, अगर उसके अगेंस्ट में ऑफेंस हो जाता है, तो उसके जब अगेंस्ट में ऑफेंस हुआ है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ऑर्डर करा जाएगा पुलिस को कि आप एफआईआर को रजिस्टर करो। ठीक है, क्या करो, एफआईआर को रजिस्टर करो, क्योंकि ऑफेंस हुआ है सीसीएल के खिलाफ। ठीक है, इस चाइल्ड के खिलाफ भी ऑफेंस हुआ है, और आप क्या करेंगे, आपके पास कंप्लेंट आई है। ठीक है, आपके पास कंप्लेंट आई है, इसीलिए आपने क्या किया, ऑर्डर किया पुलिस को। एल कहता है आप ऑर्डर करेंगे एफआईआर फॉर ऑफेंस। अब यहाँ पे सीएनसीपी जो है, चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन जो है, उसका उसके अगेंस्ट में ऑफेंस हो गया, तो यहाँ पे बोर्ड क्या है, यहाँ पर जो है बोर्ड, यहाँ पे बात याद रखना, यहाँ पे रिटर्न कंप्लेंट बाय कमिटी, यहाँ पे रिटर्न कंप्लेंट कमिटी ने दी, किसको दी, बोर्ड को दी, और ये कहा कि देखो ये सीएनसीपी है, इसके खिलाफ एक अपराध हुआ है, आप क्या करो, ऑर्डर दो कि एफआईआर रजिस्टर की जाए। ठीक है, तो यहाँ पर एफआईआर रजिस्टर हो रही है, क्योंकि यहाँ ऑफेंस हुआ है सीएनसीपी वाले चाइल्ड के खिलाफ। ठीक है, उसके बाद आ जाइए एम। एम कहता है अगर चाइल्ड जो है पाया जाता है एडल्ट जेल में, क्योंकि हमने पढ़ा आप चाइल्ड को एडल्ट जेल में नहीं रख सकते हो, आप चाइल्ड को क्या है, प्लेस ऑफ सेफ्टी में रखोगे। तो यहाँ पर ये कहा गया कि अगर कोई चाइल्ड एडल्ट जेल में पाया जाता है, तो फिर यहाँ पर बोर्ड क्या करेगी, बोर्ड ऑब्जर्वेशन होम या प्लेस ऑफ सेफ्टी में ट्रांसफर करने का ऑर्डर देगी। ठीक है, एम में। ठीक है, और एन क्या कहता है, और अदर जो है फंक्शन जेजे बोर्ड कर सकती है। तो ये सारे जेजे बोर्ड के फंक्शन है, याद रखना ये सारे बोर्ड के फंक्शन है, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। सेक्शन 9 क्या कहता है, नॉट, अब कोई ऐसा मजिस्ट्रेट है जो एम्पावर्ड नहीं है जेजे एक्ट को डील करने के लिए। ठीक है, लेकिन वो अब नॉन एम्पावर्ड मजिस्ट्रेट है, अब उसको क्या है, वो उसको जो है चाइल्ड, ये एक्यूज जो है वो चाइल्ड होता है। ठीक है, तो अब वो क्या करे, अब वो तो ये मैटर देख नहीं सकते, अब उसके सामने तो चाइल्ड आ गया। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो इमीडिएटली उस चाइल्ड को फॉरवर्ड कर देंगे, और जो भी रिकॉर्ड है उस केस का उसको भी फॉरवर्ड कर देंगे बोर्ड के पास। लो बोर्ड, ये आपके वाले बच्चे आ गए। ठीक है, सीसीएल वाले, हम तो इनको देख नहीं सकते, हम तो एम्पावर्ड नहीं है, आप देखो। ठीक है, तो ये सेक्शन 9 बात करता है, नहीं मैं एम्पावर्ड नहीं हूँ, जे बोर्ड आप देखो। 92 में ये बोलते हैं कि अगर कोई चाइल्ड है, ठीक है, अगर नहीं कोई ऐसा पर्सन है वो ये क्लेम कर रहा है कि मैं चाइल्ड हूँ, ठीक है, वो ये क्लेम कर रहा है मैं चाइल्ड हूँ, तो ठीक है, अब वो तो ऐसे मजिस्ट्रेट के पास चला गया है कि जो एम्पावर्ड नहीं है चाइल्ड के केसेस को डील करने के लिए, अब वो कह रहा है मैं तो चाइल्ड हूँ। अब यहाँ पे क्या किया जाएगा, तो अब यहाँ पे कोर्ट कंडक्ट करेगी एज इंक्वायरी। ठीक है, यहाँ पे क्या करेगी कोर्ट, एज
कंडक्ट करेगी एज इंक्वायरी, एविडेंस को अलाउ किया जाएगा, लेकिन एफिडेविट अलाउड नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब कोई पर्सन अपने आप को कहता है मैं चाइल्ड हूं, तो यहाँ पे कोर्ट क्या है, कंडक्ट कर सकती है इंक्वायरी एज को डिटरमाइन करने के लिए। इसका प्रोविजन ये कहता है, अगर चाइल्ड जो, इसका प्रोविजन ये कहता है कि जो चाइल्ड का जो क्लेम है, जो पर्सन ये कह रहा है कि मैं तो चाइल्ड हूँ, वो किसी भी स्टेज पे कह सकता है ये कि मैं चाइल्ड हूँ। ठीक है, आप मुझे आप एम्पावर नहीं है ये वाले केसेस को डील करने के लिए, एम्पावर जेजे बोर्ड है, आप मुझे आप मेरा ट्रायल नहीं कर सकते। तो ऐसा क्लेम, ठीक है, अपना चाइल्ड होने का क्लेम वो किसी भी स्टेज पे कर सकता है, यहाँ तक कि फाइनल डिस्पोजल के बाद भी कर सकता है। ठीक है, फिर 9 का 3 कहता है, अगर कोई पर्सन जब अपराध हुआ उस समय वो बालक था, ठीक है, तो उसको, ऐसे पर्सन को आप क्या करेंगे, फॉरवर्ड कर देंगे बोर्ड के पास। ठीक है, और कोर्ट ने जो सेंटेंस दी उसका कोई इफेक्ट नहीं रह जाएगा। ठीक है, जैसे कि किसी कोर्ट के सामने, ठीक है, एक पर्सन आया, ठीक है, अब उस कोर्ट ने क्या किया, जब उसको सेंटेंस भी सुना दी, अब सेंटेंस सुना दी, लेकिन पाया गया ये तो पर्सन जब ऑफेंस, जिसने अपराध किया उस टाइम पे बच्चा था, हो सकता है वो 25 साल की उम्र में उस कोर्ट के सामने आया हो सकता है ना, लेकिन देखा गया जब अपराध हुआ था जब वो 17 साल का था, अब सेंटेंस भी सुना दिया, ऐसे में क्या करे, सेंटेंस हो जाएगी आपकी खत्म, कोई इफेक्ट नहीं हो सेंटेंस का, अब वापस भेजा जाएगा उसको बोर्ड के पास, अब बोर्ड देखेगा। ठीक है, और 9 का 4 कहता है, प्रोटेक्टिव कस्टडी ड्यूरिंग एज इंक्वायरी। ठीक है, जब उसकी एज को डिटरमाइन किया जा रहा होगा ना, इंक्वायरी चल रही होगी, अब उसको कहां पर रखे भाई, वो तो कह रहा है मैं चाइल्ड हूँ, तो चाइल्ड हो तो ठीक है भैया, आप प्लेस ऑफ सेफ्टी में जाओ। ठीक है, तो हमारा सेक्शन 9 है। सेक्शन 10 कहता है, सेक्शन 10 24 घंटे की बात करता है, जैसे हमने एक और 24 घंटे की बात पढ़ी थी ना, कहाँ पढ़ी थी, इमरजेंसी जो आउटरीच के लिए हमने पढ़ा था ना, 24 घंटे की जो इमरजेंसी आउटरीच मिलेगी सेक्शन 2 के सेक्शन 25 में। अब ऐसी 24 घंटे की बात एक और जगह की गई है सेक्शन 10 में। सेक्शन 10 ये कहता है कि आपको जो भी, मतलब कोई भी पर्सन ऐसा है जिसने चाइल्ड को क्या किया है, अप्रीहेंड किया है या कुछ भी, तो ऐसे में बोर्ड के सामने आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा 24 घंटे के अंदर अंदर। ठीक है, आपको 24 घंटे के अंदर अंदर प्रोड्यूस करना पड़ेगा बोर्ड के सामने, आप उसको लॉकअप और जेल में नहीं रख सकते, ये सेक्शन 10 बात करता है। ठीक है, जो तो जैसे ही कोई भी चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ है, ठीक है, अगर उसको पुलिस क्या है, एप्रीहेंड कर लेती है, एक वर्ड याद रखना, एप्रीहेंड वर्ड यूज करते हैं हम जेजे एक्ट में, अरेस्ट वर्ड यूज नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि चाइल्ड को हमने यहाँ पर जो डील कर रहे हैं बोर्ड के तहत कर रहे हैं, ठीक है, जेजे बोर्ड, और ये अरेस्ट वर्ड हम कोर्ट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ड है कि जब आपने सीसीएल वाले बच्चे को एप्रीहेंड करती है पुलिस, ठीक है, तो उस, जब पुलिस ने उसको एप्रीहेंड किया, ठीक है, तो अब वो क्या है, जो बच्चा है वो उसके चार्ज के उन्हीं के चार्ज में आ जाता है। ठीक है, तो या फिर जो है, सच चाइल्ड शैल बी प्लेस्ड अंडर द चार्ज ऑफ द स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट, ठीक है, और द डेजिग्नेटेड चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर हु शैल प्रोड्यूस द चाइल्ड। ठीक है, तो जब हमारा क्या है, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट या चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर के सामने एप्रीहेंडेड चाइल्ड आता है, तो उनको बोर्ड के सामने उस बच्चे को 24 घंटे के अंदर अंदर क्या है उसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, उसके सामने क्या है, प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जो है, आपको एक बात याद रखना है कि आप उन बच्चों को, एक प्रोविजन में दिया गया कि आप उस बच्चे को लॉकअप और किसमें, जेल में नहीं रख सकते हैं। और इसका सबसेक्शन 2 बात करता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो इसके रिगार्डिंग रूल बना सकते हैं। सेक्शन 11 क्या बात करता है कि जो जो पर्सन इन चार्ज ऑफ चाइल्ड, ठीक है, जो बच्चे का चाइल्ड का जो है चार्ज ले रहे हैं, ठीक है, ऐसे व्यक्ति की भूमिका जिसके प्रभार में या विधि का उल्लंघन करने वाला बालक रखा गया है, जिसके ऊपर चार्ज है उस बच्चे को रखने का। ठीक है, तो उस पर्सन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो है एज अ पेरेंट उस बच्चे के साथ रहेगा। ठीक है, कैसा रहेगा, एज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चाइल्ड एज पेरेंट, उसको ऐसे मेंटेन करेगा जैसे एज अ पेरेंट। ठीक है, जैसे वो उसका बच्चा है। ठीक है, एनी पर्सन इन हुज चार्ज अ चाइल्ड इज कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ इज प्लेस्ड। ठीक है, तो उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उस बच्चे की, जैसे कि इफ एज इफ द सेड पर्सन वाज द चाइल्ड, एज इफ द सेड पर्सन वाज द चाइल्ड पेरेंट। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। फिर है सेक्शन 12 का 1, बहुत इंपॉर्टेंट, ये कहता है कि जब कोई चाइल्ड आपके सामने आया है कि उसने अपराध किया है, तो उसको बेल दे दो। ठीक है, क्योंकि बेल इज रूल। ठीक है, बेल क्या होती है, रूल है, एक्सेप्ट, और जेल इज एन एक्सेप्शन। ठीक है, तो 12 कहता है कि आप चाइल्ड को क्या है, बेल दे दो, लेकिन एक्सेप्शन ये कहता है कि अगर आपको लगता है कि
बेल देना सही नहीं है, ठीक है, ठीक है, बेल देना सही नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एक्सेप्शन दिया है, क्रिमिनल एसोसिएशन, डेंजर, एंड ऑफ जस्टिस के लिए बेल देना जरूरी नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे, बेल को डिनाई कर सकते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं, बेल को डिनाई कर सकते हैं, ऑफेंस कैसा भी हो, देखो यहाँ पे जो लिखा है ना, बेल देनी पड़ेगी, चाहे उसने बेलेबल ऑफेंस किया है चाहे नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है, आपको बेल देनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद ये कहते हैं कि सेक्शन सबसेक्शन 2, पुलिस, अगर पुलिस ने क्या किया, उसको बेल नहीं दी, तो फिर आप कहाँ रखेंगे उसको, ऑब्जर्वेशन ऑफ प्लेस ऑफ सेफ्टी में रखेंगे, ठीक है। अब बात हुई कि जब वो बच्चा, पुलिस ने तो बेल नहीं दी गई, ठीक है, तो फिर अब वो बोर्ड के पास जब मामला जाता है, अब बोर्ड ने भी उस बच्चे को बेल नहीं दी गई, तो फिर आप कहाँ रखेंगे, ऑब्जर्वेशन होम में या प्लेस ऑफ सेफ्टी में रखेंगे। इसका 12 का 4 बात करता है, बेल कंडीशन नॉट फुलफिल बाय चाइल्ड, जैसे कि ये कहा गया है कि जब आप बेल अलाउ करते हैं, ठीक है, इस बच्चे को बेल मिल जाएगी, ये कंडीशन है, इसको फॉलो करना पड़ेगा। अब वो जो बेल की कंडीशन है वो बच्चा फुलफिल ही नहीं कर रहा है, 7 दिन हो गए हैं, बेल की कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, बच्चा बेल नहीं ले पा रहा है, तो फिर ऐसे में क्या किया जाएगा, उस चाइल्ड को बोर्ड के सामने प्रोड्यूस किया जाएगा। अब बोर्ड क्या कर सकता है, वो कंडीशन को मॉडिफाई कर सकता है, जो बेल की कंडीशन थी उसको क्या है, मॉडिफाई कर सकता है। उसके बाद आ जाइए सेक्शन 13 बात करता है इंफॉर्मेशन, ठीक है, तो जो हमारा जो चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर थे, ठीक है, जो स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट थी, जिन्होंने चाइल्ड को एप्रीहेंड किया था, अब वो इन्फॉर्म करेंगे कि हमने इस बच्चे को एप्रीहेंड कर लिया है, तो किसको इन्फॉर्म करेंगे, पेरेंट्स को, गार्जियन को और प्रोबेशन ऑफिसर को, ठीक है, तो एप्रीहेंडेड सीसीएल की इन्फॉर्मेशन पेरेंट, गार्जियन, प्रोबेशन ऑफिसर, ठीक है, और सीडब्ल्यू को दी जाएगी, देखो सीडब्ल्यूओ को दी जाएगी, ठीक है, चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर को दी जाएगी। फिर पेरेंट गार्जियन को इन्फॉर्म करके बोर्ड के सामने उपस्थित होने का डायरेक्शन देंगे कि अब ये जो पेरेंट और गार्जियन है, आप क्या है, बोर्ड के सामने उपस्थित हो जाना। फिर इसका क्या बात करता है, सबसेक्शन सब क्लॉज 2, जो प्रोबेशन ऑफिसर है और जो चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर है, उसको 2 वीक में सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। एक तो हमने पढ़ा था सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, और किसको सबमिट करनी थी, जैसे ही फर्स्ट प्रोडक्शन हुआ था चाइल्ड का बोर्ड के सामने, तो उस टाइम पे भी SIR रिपोर्ट क्या है, सबमिट करनी थी, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना कौन सबमिट कर रहे थे रिपोर्ट, जैसे मैंने आपको अभी बताया था, ठीक है, तो 15 दिन के अंदर अंदर क्या है, SIR रिपोर्ट सबमिट करनी थी, पीओ को, ठीक है, प्रोबेशन ऑफिसर को, चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर को, ठीक है, और अगर वो और सोशल वर्कर को, ठीक है, तो ये 3 थे, और यहाँ पर किसको क्या है, सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सबमिट करनी है, प्रोबेशन ऑफिसर को और सीडब्ल्यू को, दोनों में यही बात की गई है। और वहां पर कहा बात की गई थी, सेक्शन सेक्शन 8 के सेक्शन 8 के क्लॉज ई में, ठीक है, सेक्शन 8 के क्लॉज ई में, क्योंकि इस इन्वेस्टिगेशन आता है ई में, तो वहां पे भी SIR बात की गई थी ई में, और यहाँ पर का भी बात की गई है 13 के 1 के 2 में, ठीक है, सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सबमिट करेंगे ये। उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना, देखो 2 वीक वर्ड यूज हुआ है यहाँ पे, क्या वर्ड यूज हुआ है, 2 वीक्स, वहां पे क्या वर्ड यूज होता है, 15 डेज, कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ पर ऐसे भी लिख के दे सकते हैं 2 वीक्स और 15 डेज, ठीक है, तो 13 में बात हुई है 2 वीक्स की, 8 में बात हुई है 15 डेज की। फिर आ जाइए इंक्वायरी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, 14 का 1 कहता है जे बोर्ड जब सीसीएल की इंक्वायरी करेगा, तो सेक्शन 17 और 18 के तहत क्या है, ऑर्डर पास कर सकता है। सेक्शन 17 क्या कहता है कि जब आपने ये पाया कि चाइल्ड ने ऑफेंस नहीं किया, तब ऑर्डर पास कर रहे हैं। सेक्शन 18 में क्या है, चाइल्ड ने ऑफेंस किया है, तब आप ऑर्डर पास कर रहे हैं, तो सीसीएल क्या करेगा, इंक्वायरी करेगा, ठीक है, और ऑर्डर को पास कर सकते हैं। फिर हमारा सेक्शन 14 का 2, ये क्या बात करता है, वो कहता है कि इंक्वायरी को 4 महीने में कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है, 4 महीने में आपको इंक्वायरी कंप्लीट कर लेनी है, और बोर्ड मैक्सिमम 2 मंथ का एक्सटेंशन भी दे सकता है, लेकिन रीजन राइटिंग में देना पड़ेगा। सेक्शन 14 का 3 कहता है, लेकिन अगर हीनियस ऑफेंस है, ठीक है, हीनियस ऑफेंस का अगर आप प्रीलिमिनरी असेसमेंट कर रहे हैं, तो वो 3 मंथ्स में उसका प्रीलिमिनरी असेसमेंट हो जाना चाहिए। 14 का 4 कहता है, जो पेटी ऑफेंस है, ठीक है, अगर पेटी ऑफेंस की इंक्वायरी एक्सटेंडेड पीरियड के बाद भी नहीं पूरी कर रहे हो, तो प्रोसीडिंग टर्मिनेट हो जाएगी, मतलब पेटी ऑफेंस किया था, 4 महीने हो गए, इंक्वायरी कंप्लीट नहीं हुई, 2 महीने का एक्सटेंशन भी ले लिया, इंक्वायरी कंप्लीट नहीं हुई, जो भी प्रोसीडिंग हुई थी ना, वो सब टर्मिनेट हो जाएगी। सेक्शन 14 का 4 का प्रोविजन ये कहता है, सीरियस और हीनियस ऑफेंस के केस में आपको फर्दर एक्सटेंशन मिल सकता है, मतलब 4 महीने, 2 महीने, इसके अलावा भी एक्सटेंशन मिल सकता है, लेकिन कौन एक्सटेंशन देंगे, या फिर CJM या फिर CMM देंगे। यहाँ पर कौन दे रहा था मैक्सिमम जो एक्सटेंशन,
यहाँ पर बोर्ड बात हो रही थी और यहाँ पे सीजीएम और सीएमएम की बात हो रही है, ठीक है। फिर यहाँ पर बात हुई है 14 का 5A क्या बात करता है, बोर्ड चाइल्ड को इल ट्रीटमेंट से प्रोटेक्ट करेगी, उसके साथ इल ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। 5B कहता है प्रोसीडिंग को सिंपल रखना है, चाइल्ड फ्रेंडली रखना है, ठीक है। उसके बाद 5 का C क्या कहता है, चाइल्ड को हर्ड होने की और पार्टिसिपेट करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है, उसको भी आपको सुनना है, ठीक है। D कहता है पेटी ऑफेंस में आप कौन सा प्रोसीजर फॉलो करोगे, समरी प्रोसीजर फॉलो करोगे। ई कहता है सीरियस ऑफेंस में कौन सा प्रोसीजर फॉलो करोगे, समन केस वाला प्रोसीजर फॉलो करोगे। आई कहता है, आई में दो बात है, देखो हीनियस ऑफेंस, अगर आपने अगर हीनियस ऑफेंस किया है 16 साल से कम के चाइल्ड ने, तो समन केस का प्रोसीजर फॉलो होगा। लेकिन अगर हीनियस ऑफेंस करने वाला जो चाइल्ड था वो 16 साल से ज्यादा का था, तो उस पर क्या होगा, सेक्शन 15 के तहत प्रीलिमिनरी असेसमेंट होगी, ठीक है। और आप जब देखेंगे सेक्शन 15 के तहत जब मैं आगे पढ़ाऊंगी तो उसमें देख रहे कैसे इसका जो है प्रोसीजर होता है। देखो अब आगे हमारा सेक्शन 15 प्रीलिमिनरी असेसमेंट की बात करता है। वो कहता है जो अगर किसी चाइल्ड ने जो 16 साल से ज्यादा था, जो उसने हीनियस ऑफेंस किया है, तो बोर्ड उसकी प्रीलिमिनरी असेसमेंट करेगा। असेसमेंट में उसकी मेंटल कैपेसिटी देखेगा, फिजिकल कैपेसिटी देखेगा, कॉन्सिक्वेंसेस समझने की कैपेबिलिटी देखेगा कि क्या इसके अंदर इतनी समझ थी, क्या इसको ये पता था कि जो ये अपराध कर रहा है इतना हीनियस नेचर का है, ठीक है। और ऐसा करते हुए एक्सपर्ट की असिस्टेंस भी ले सकता है बोर्ड, ठीक है, जब वो प्रीलिमिनरी असेसमेंट कर रहा है, ठीक है। एक्सपर्ट की असिस्टेंस ले सकता है। एक्सप्लेनेशन में बता दिया गया है कि जो प्रीलिमिनरी असेसमेंट होती है वो ट्रायल नहीं होती है। 15 का 2 क्या कहता है, जो बोर्ड मैटर खुद को, जब बोर्ड मैटर क्या है खुद डिस्पोज कर रहा है तो समन केस प्रोसीजर लागू होगा। हमने अभी पढ़ा था जब हीनियस केस है और 16 साल से ज्यादा का चाइल्ड है, उस केस में आप उसकी प्रीलिमिनरी असेसमेंट कर रहे हैं। अब बोर्ड को लग रहा है कि ये इसका जो मैटर है ना इसको मैं खुद ही डिसाइड कर लेता हूँ, चिल्ड्रन कोर्ट को रेफर नहीं कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, 16 साल से ज्यादा का व्यक्ति कोई बात नहीं, मैं खुद मैटर डील कर रहा हूँ, तो तब तो समन केस का प्रोसीजर फॉलो होगा, ठीक है। तब क्या होगा, समन केस का फॉलो होगा। लेकिन इसका प्रोविजो ये कहता है बोर्ड का ऑर्डर सेक्शन 101 के 2 में अपीलेबल है। ये जो बोर्ड ऑर्डर दे रही है ना यहाँ पे, ये सारा जो बोर्ड का ऑर्डर है इसकी अपील हो सकती है, इसकी क्या है, अपील हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे टाइम लिमिट क्या दी है, जो प्रीलिमिनरी असेसमेंट हो रही है, ठीक है, सेक्शन 14 के प्रिस्क्राइब पीरियड में कंप्लीट हो जानी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो आप प्रीलिमिनरी असेसमेंट कर रहे हैं वो क्या कह रहा है, जो आपको सेक्शन 14 में दी गई थी उसमें आपकी प्रीलिमिनरी असेसमेंट क्या है, कंप्लीट हो जानी चाहिए। और यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, प्रीलिमिनरी असेसमेंट कब तक हो जानी चाहिए, 3 महीने में, तो बोला गया कि वहां पे जाके देख लो क्या टाइम पीरियड है, 3 महीने की बात की गई है। अब देखो यहाँ पे बात की गई है सेक्शन 16, सेक्शन 16 बात करता है जो सीजीएम है और जो सीएमएम है वो रिव्यू करेंगे, वो ये देखेंगे कि कितने पेंडिंग केस हैं बोर्ड के सामने। तो हर 3 महीने में सीजेएम और सीएमएम बोर्ड की क्लास लगाएंगे, ठीक है। हर 3 महीने में बोर्ड की क्लास लगाने कौन आएंगे, सीजेएम और सीएमएम, ठीक है। और हाई लेवल कमेटी रिव्यू भी, और हर 6 महीने में कौन क्लास लगाएगी, हाई लेवल कमेटी क्लास लगाएगी, वो भी क्या करेगी, पेंडिंग मैटर को देखने आएगी, ठीक है। अब बोर्ड क्या समझते हैं, बोर्ड को लगता है कि ऐसा करता हूं मैं खुद ही बता देता हूँ कितना जो है केसेस पेंडिंग है, तो वो यहाँ पर बोर्ड खुद ही जाके सीएजेएम और सीएमएम और डीएम को क्या करेंगे, क्वार्टरली जाके बता देंगे इतने इतने जो केसेस हमारे पेंडिंग है। फिर 16 का 4 कहता है डीएम, ठीक है, मे कॉल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम स्टेक होल्डर्स इन द, डीएम क्या है, अपने पास क्या है, जो भी स्टेक होल्डर्स है मतलब ये सब, उनसे क्या है इंफॉर्मेशन मंगा सकते हैं। 17 बात करता है अगर जो चाइल्ड, अब हमने पढ़ा था ना कि जब सेक्शन 14 में जेजे बोर्ड जब चाइल्ड को डील करता है तो फिर ऑर्डर भी तो पास करना पड़ेगा, तो क्या क्या ऑर्डर पास कर सकता है कि चाइल्ड ने ऑफेंस किया है या नहीं किया है, वो 17-18 में बात करता है। तो 17(1) का ये कहता है कि अगर चाइल्ड ने ऑफेंस कमिट नहीं किया तो जो बोर्ड है उसी के अकॉर्डिंग ऑर्डर पास कर देगा। और 17 का 2 कहता है कि अगर जो ऐसा लगता है कि जो चाइल्ड है, सीसीएल वाला चाइल्ड है या सीएनसीपी है, इसको देख रेख की जरूरत है, तो फिर कोर्ट उसको रेफर कर देगा कमेटी के पास, तो ये 2 ऑर्डर पास कर सकता है। 18 कहता है कि अगर चाइल्ड ने ऑफेंस किया है तो उसको एडवाइस देकर या डांट फटकार कर क्या है बोल देगा अब घर जाओ, अब ऐसा काम मत करना, ठीक है। या फिर उसकी ग्रुप काउंसलिंग कराएंगे, या फिर उसको कम्युनिटी सर्विस, ठीक है, पनिशमेंट के तौर पे कम्युनिटी सर्विस दे देंगे, या फिर फाइन लगा देंगे चाइल्ड पे, उनके पेरेंट या गार्जियन पर भी। ये में क्या है, प्रोबेशन ऑफिसर जो है
उस और पेरेंट और जो गार्जियन और फिट पर्सन की केयर में रखेंगे, और ये मैक्सिमम 3 साल तक का ही हो सकता है। ठीक है। एफ में बोल रहा है प्रोबेशन में रखेंगे साथ के साथ, और किसके सुपरविजन में रहेगा, फिट फैसिलिटी के सुपरविजन में रहेगा, ये भी ज्यादा से ज्यादा 3 साल तक ही रखना आप। जी कहता है स्पेशल होम में रखेंगे, ये भी ज्यादा से ज्यादा आप 3 साल तक रख सकते हैं, या फिर आप उसको प्लेस ऑफ सेफ्टी में भी रख सकते हैं अगर जरूरी है तो, क्योंकि सीसीएल वाला चाइल्ड है, स्पेशल होम में तो नॉर्मल बच्चे भी रह रहे हैं, उसके साथ रखना ऐसा है कि लग रहा है कि डेंजरस है, तो प्लेस ऑफ सेफ्टी में रख सकते हैं। 18 का 2 कहता है कोई एडिशनल ऑर्डर भी साथ के साथ पास कर सकते हैं इसके अलावा, जैसे कि स्कूल, वोकेशनल, थेरेपेटिक, प्रोहिबिटेड प्लेस, डी एडिक्शन, ये इन जगह पे भेज भी सकते हैं, तो ये एडिशनल ऑर्डर दे सकते हैं। 18 का ये कहता है आफ्टर जो सेक्शन 15 में असेसमेंट हुआ उसके बाद अगर लग रहा है, जैसे कि हमने पढ़ा 15 में असेसमेंट किया बोर्ड ने, ठीक है, 16 साल से ज्यादा का जो है बालक था, हीनियस ऑफेंस किया था, असेसमेंट किया प्रीलिमिनरी और लगा नहीं मैं खुद ट्रायल कर लूंगा, ठीक है, खुद बोर्ड ने देखा कि मैं खुद इंक्वायरी करूंगा, बोर्ड इंक्वायरी करता है ट्रायल नहीं, तो बोर्ड को लगा मैं खुद इंक्वायरी कर लूंगा इस बालक की, तो वो हमने 15 में पढ़ लिया था, लेकिन बोर्ड कह रहा नहीं मैं इसकी इंक्वायरी नहीं करूंगा, इसको तो बहुत हीनियस ऑफेंस किया है, ऐसा करता है उसको एडल्ट की तरह ट्रीट करने की जरूरत है, मैं इसको चिल्ड्रन कोर्ट में भेजता हूँ, तो फिर 18 के 3 में वो ये वाला ऑर्डर पास कर सकता है, और क्या है, चाइल्ड को चिल्ड्रन कोर्ट के पास भेज सकता है, याद रखना 16 साल से ज्यादा का व्यक्ति है, ठीक है, तो फिर उसका जो है ट्रायल चलेगा, ठीक है, एडल्ट की तरह। सेक्शन 19 ये कहता है अगर जो चिल्ड्रन कोर्ट है वो क्या ऑर्डर कर सकते हैं, अब चिल्ड्रन कोर्ट के पास मामला आ गया तो चिल्ड्रन कोर्ट ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। अब चिल्ड्रन कोर्ट के पास भी 2 ऑप्शन होते हैं कि एडल्ट की तरह उसका ट्रायल करो, सीआरपीसी की तरह, ठीक है, और जो भी जरूरत है वो सब चीजें फेयर ट्रायल चलेगा और चाइल्ड फ्रेंडली एटमोसफेयर, मतलब जो ऑर्डर अब चिल्ड्रन कोर्ट चाहे तो ये ऑर्डर पास कर सकती है। दूसरा क्या है, अगर कोर्ट को लग रहा है चिल्ड्रन कोर्ट को कि रिक्वायर नहीं है इसका जो है ट्रायल चलाना एडल्ट की तरह, तो चिल्ड्रन कोर्ट क्या करेगी, उसका खुद इंक्वायरी कंडक्ट करेगी जैसे बोर्ड करता है, और वो खुद बोर्ड बन जाएगी चिल्ड्रन कोर्ट और पास करेगी ऑर्डर सेक्शन 18 के तहत। सेक्शन 18 के तहत वो क्या कर सकती है, डांट फटकार के भेज देगी, प्रोबेशन पे भेज देगी, इस तरीके से, ठीक है। फिर 19(2) क्या कहता है, जब आप फाइनल ऑर्डर पास कर रहे हो तो उसका इंडिविजुअल केयर प्लान तो उसमें इंक्लूड करना ही करना है, जैसे कि हमने इससे पहले जब पावर पढ़ रहे थे जेजे बोर्ड की, उसमें भी यही बात की गई थी कि आपको तो इसमें क्या करना है, जब आप क्या कर रहे हैं, फाइनल ऑर्डर पास कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, इसमें इंक्वायरी वो इंडिविजुअल केयर प्लान तो आपको इसके अंदर क्या है, ऐड करना ही करना है, ठीक है। तो ये बात भी यहाँ पर की गई थी, और ये बात यहाँ पर दोनों जगह इस बारे में बात की गई है, ठीक है। आ जाइए उसके बाद, ये रहा, फाइनल ऑर्डर मस्ट इंक्लूड इंडिविजुअल केयर प्लान फॉर रिहेबिलिटेशन, 18 के 3 के एच में भी ये बात की गई है, ठीक है, और हमने 19 में भी ये बात की, 19 के 2 में, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखना, दो जगह हमने बात की, जब भी फाइनल ऑर्डर पास कर रहे हो आप तो इंडिविजुअल केयर प्लान आपको उसमें इंक्लूड करना ही करना है, ठीक है, आपको इंक्लूड करना ही है। फिर 19 का 3 कहता है अगर कोर्ट ने जैसे कि एडल्ट की तरह उसका ट्रायल चलाया, चिल्ड्रन कोर्ट ने, उसने पाया हाँ चाइल्ड तो गिल्टी है, अब उसको प्लेस ऑफ सेफ्टी में 21 साल तक की उम्र तक ही रखा जाएगा, ठीक है, जब तक वो 21 साल तक की उम्र है तब तक तो आप उसको प्लेस ऑफ सेफ्टी में रखो, उसके बाद उसको जेल में भेज दो, ठीक है, क्योंकि एडल्ट की तरह ट्रायल हुआ है ना, 21 साल से कम तक, तो याद रखना 21 साल से कम तक के हो तब आप प्लेस ऑफ सेफ्टी में रखो रहे जाओगे, उसके बाद आपको जेल में भेजा जाएगा। प्रोविजन ये कहता है अगर ऐसा लगता है कि रिफॉर्मेटिव सर्विस इंक्लूड एजुकेशन, हाँ रिफॉर्मेटिव सर्विसेज में क्या क्या इंक्लूड है, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, काउंसलिंग, बिहेवियर मॉडिफिकेशन एंड साइकेट्रिक सपोर्ट शैल बी प्रोवाइडेड, और उसको ये सब चीजें भी मिलेंगी। फिर 19(4) कहता है एनुअल फॉलो अप रिपोर्ट टू इवेल्युएट प्रोग्रेस एंड प्रिवेंट इल ट्रीटमेंट, ठीक है, तो एनुअल फॉलो अप रिपोर्ट भी भेजी जाएगी, ये देखने के लिए भाई उसके अंदर कितना सुधार हुआ है, ठीक है, और ये देखने के लिए उसके साथ कोई इल ट्रीटमेंट तो नहीं हो रहा है। 19 का 5 कहता है फॉलो अप रिपोर्ट शैल बी फॉरवर्डेड टू चिल्ड्रन कोर्ट, ठीक है, तो ये जो अब ये फॉलो अप रिपोर्ट बन रही है जिसके अंदर पूरे प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं, उसको कहाँ पे भेजा जाएगा, उसको चिल्ड्रन कोर्ट को भेजा जाएगा, ठीक है। तो 19 में क्या याद रखना है, एडल्ट की तरह ट्रायल चला रहे हैं, ठीक है, और एडल्ट की तरह ट्रायल नहीं चला रहे हैं तो फिर बोर्ड की तरह इंक्वायरी कर रहे हैं, और फिर क्या कर रहे हैं, उसको 21 साल तक के लिए उसमें रख रहे हैं प्लेस ऑफ सेफ्टी में, उसके बाद जेल में भेज रहे हैं और एनुअल रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। फिर आ जाइए सेक्शन 20, ये बात करता है
सेक्शन 21 का बात करता है, अगर आप 21 साल कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है, और अभी भी उसकी जो स्टे है वो अभी भी बच रहा है, ठीक है, उसको जो इम्प्रिजनमेंट मिली है अभी भी बच रही है, तो ठीक है, तो चिल्ड्रन कोर्ट ये इवेल्युएट करेगा क्या उसके अंदर बदलाव आए हैं, क्या वो सोशल सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करने के लिए रेडी है, तो ये सब चीजें देखेगा चिल्ड्रन कोर्ट। ठीक है, अगर कोर्ट को लगता है कि अब उसको रिलीज किया जा सकता है कंडीशन के साथ, ठीक है, तो वो उसको रिलीज कर देंगे। ठीक है, और कोर्ट को ये लगता है कि उसको नहीं, उसको बची हुई जो इम्प्रिजनमेंट है ना उसको जेल में ही काटनी है, तो फिर कोर्ट ऑर्डर दे देंगे नहीं अब आप जेल में जाओ। ठीक है, प्रोविजन ये कहता है स्टेट गवर्नमेंट मेंटेन करेगी लिस्ट, स्टेट गवर्नमेंट मेंटेन लिस्ट ऑफ मॉनिटरिंग अथॉरिटीज एंड प्रोसीजर। ठीक है, 21 ईयर जैसे कंप्लीट हुए, इवेल्युएशन, अब रिलीज करना है या फिर उसको जेल भेजना है, ये सेक्शन 20 बात करता है। 21 ये कहता है कि आपने जो इम्प्रिजनमेंट दी है, चिल्ड्रन कोर्ट के पास तो पावर है ना, जब उसने एडल्ट की तरह ट्रायल किया तो उसको इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं, तो ये कहा गया आप सीसीएल को डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं देंगे, ठीक है, विदाउट पॉसिबिलिटी ऑफ रिलीज, आप ऐसा नहीं कर सकते। 21 बात करता है। 22 ये कहता है कि जो प्रोसीडिंग, कोई भी ऐसी प्रोसीडिंग या कोई भी ऐसा ऑर्डर आप चाइल्ड के अगेंस्ट पास नहीं करेंगे, जो चैप्टर 8 है, बेसिकली चैप्टर 8 जो है सीआरपीसी का, वो आप जो है वो सीसीएल पर अप्लाई नहीं होगा। बेसिकली सेक्शन 23 ये कहता है कि देखो, सेक्शन 23 ये कहता है दोनों तीनों का ज्वाइंट आप ट्रायल नहीं चला सकते, ज्वाइंट प्रोसीडिंग नहीं हो सकती। जैसे कि एक ऑफेंस हुआ, ठीक है, उसमें जो एक बच्चा था, एक उसमें बच्चा भी था 16 साल, मतलब एक बच्चा भी था 18 साल से कम उम्र का, उसमें अपराध करने में बड़े भी शामिल थे। वो कह रहा है तो फिर आप इन बच्चों और बड़ों के एक साथ आप ज्वाइंट प्रोसीडिंग नहीं कर सकते। ठीक है, आप ज्वाइंट प्रोसीडिंग नहीं कर सकते, चाहे 2 के 23 में कुछ भी लिखा हो, क्योंकि 2 के 23 ये कहता है ना कि आप ज्वाइंट ट्रायल चला सकते हैं। ठीक है, ज्वाइंट ट्रायल चला सकते हैं, लेकिन वो ये कहता है कि नहीं, चाइल्ड के साथ आप एडल्ट को क्या नहीं कर सकते, उसका ट्रायल नहीं चला सकते। अब आ जाइए सेक्शन 23 का सबसेक्शन 2 ये कहता है इफ पर्सन इज फाउंड नॉट टू बी अ चाइल्ड। अब ऐसा हुआ कि अपराध हुआ, बहुत सारे उसमें बच्चे थे और ठीक है, बड़े भी थे, और उनका अब इंक्वायरी चल रही है क्या ये बच्चे हैं या नहीं। अब कुछ बच्चे थे कुछ नहीं थे, तो बोला गया कि जो बच्चे नहीं थे, ऐसा पाया जा रहा है इंक्वायरी में बच्चे नहीं थे, ठीक है, तो अब उनका भी आप चाइल्ड के साथ ट्रायल नहीं, आप उनके साथ उनका भी चाइल्ड के साथ ट्रायल नहीं चलाएंगे। सेक्शन 24 ये कहता है, ठीक है, जो चाइल्ड को आपने जेजे एक्ट के तहत डील कर रहे हो, वो क्या है, वो डिस्क्वालिफिकेशन सफर नहीं करेंगे। अगर उनका कन्विक्शन हो भी जाता है तो उनको कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन सफर नहीं करेंगे। जैसे कि ऐसा नहीं होगा कि अब ये बच्चा कोई भी भविष्य में एग्जाम नहीं दे सकता है, कुछ भी डिस्क्वालिफिकेशन वो सफर नहीं करेगा, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, प्रोविजो ये कहता है, लेकिन ये वाली बात है ना कि उसके ऊपर कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं लगेगा, ये तब जो है अप्लाई नहीं होगा जब बच्चा 16 साल से ज्यादा की उम्र का है और उसने हीनियस ऑफेंस किया और उसका ट्रायल एडल्ट की तरह चला है, तब ऐसा नहीं है कि हम उसके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन नहीं लगेगा, लग सकता है। ठीक है, फिर बात की जाती है, दूसरा ये कहता है रेलिवेंट कन्विक्शन रिकॉर्ड शैल जनरली बी डिस्ट्रॉय। देखो, वैसे जैसे कन्विक्शन होता है ना, तो जनरली ये कहा जाता है कि आप डिस्ट्रॉय कर देंगे उससे रिलेटेड जितने भी रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, तो आफ्टर अपील पीरियड और रीजनेबल प्रिस्क्राइब पीरियड, जैसे ही अपील पीरियड जो है, अपील का पीरियड निकल जाता है या जो भी रीजनेबल प्रिस्क्राइब पीरियड हो जाता है निकल जाएगा, उसके बाद आप क्या करेंगे, जो ये कन्विक्शन का रिकॉर्ड है उसको आप क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। लेकिन प्रोविजन ये फिर कहता है 16 साल से ज्यादा का व्यक्ति था, ठीक है, हीनियस क्राइम किया था, एडल्ट की तरह उसका ट्रायल हुआ था, तो फिर उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जाएगा, उसके रिकॉर्ड को चिल्ड्रन कोर्ट क्या करेगी, उसके रिकॉर्ड को रिटेन करके रखेगी। ठीक है, आ जाइए सेक्शन 25 जो की बात करता है कि जो इस एक्ट के आने से पहले, कुछ ऐसी इस एक्ट के आने से पहले भी तो जो है प्रोसीडिंग होंगी, तो इस एक्ट के आने से पहले अगर कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग थी तो वो उसी एक्ट के तहत क्या है, कंटिन्यू करेगी। जैसे जेजे एक्ट 2000 था, ठीक है, अब जैसे हम जेजे एक्ट 2015 पढ़ रहे हैं, इससे पहले जेजे एक्ट 2000 था, उसके तहत अब कोई प्रोसीडिंग चल रही है तो फिर उस प्रोसीडिंग का क्या, तो वो उसी एक्ट के तहत चलती रहेगी। ठीक है, एज इफ न्यू एक्ट हैज नॉट बीन इनेक्टेड, जैसे ये 2015 वाला एक्ट इनेक्ट में ये एक्ट बना ही नहीं है। 26 कहता है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर, ठीक है, मे टेक चार्ज ऑफ सीसीएल हु रन्स अवे फ्रॉम अ स्पेशल, जैसे कि कोई बच्चा था उसको हमने स्पेशल होम में रखा, ऑब्जर्वेशन होम में रखा, ठीक है, सीसीएल वाला चाइल्ड था, प्लेस ऑफ सेफ्टी में रखा, वो क्या हुआ, वो भाग गया वहां से, तो अब पुलिस ऑफिसर क्या कर सकती है, उसको वापस से क्या कर सकती है, उसका चार्ज ले सकती है। ठीक है, सीसीएल जो भाग गया है। और दूसरा
जो रन अवे जो चाइल्ड है उसको फिर से क्या है बोर्ड के सामने 24 घंटे के अंदर अंदर प्रोड्यूस करना है। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा जो 24 घंटे के आप अंदर प्रोड्यूस कर रहेंगे किस बोर्ड के सामने करेंगे। तो देखो पॉसिबल है तो ओरिजिनल बोर्ड के सामने पास उसको प्रोड्यूस कर दो जिसने ये ऑर्डर पास किया था ऑब्जर्वेशन होम का प्लेस ऑफ सेफ्टी का उसके पास। पॉसिबल नहीं है तो फिर जो नियरेस्ट बोर्ड है उसके सामने उसको प्रोड्यूस कर दो बच्चे को 24 घंटे के अंदर अंदर। सेक्शन 26 का 3 ये कहता है जो बोर्ड है वो ये जो है रीजन देखेगा कि ये भागा क्यों उस जगह को छोड़ के, ठीक है, और ये रीजन देखेगा साथ के साथ फिर उस वापस से उसको क्या है उस प्लेस ऑफ सेफ्टी वगैरह में क्या है डाल देगा। लेकिन प्रोड्यूसर ये कहता है बोर्ड में इंस्टीट्यूट में इशू एडिशनल डायरेक्शन, कोर्ट चाहे तो एडिशनल डायरेक्शन भी इशू कर सकता है जो भी चाइल्ड के इंटरेस्ट में हो। और इसका 4 पॉइंट ये कहता है नो एडिशनल प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट रन अवे चाइल्ड है तो ये नहीं अब उसके खिलाफ अब दूसरी प्रोसीडिंग लगा दो, तो भागा कैसे, बता तेरी हिम्मत कैसे हुई, अब तेरे पर फिर से एक प्रोसीडिंग चलेगी, नहीं ये नहीं कर सकते हो, ठीक है। वो बच्चा खुद परेशान हो गया ऑब्जर्वेशन होम में, वहां पे उसके साथ खुद इल ट्रीटमेंट हो रहा है, ठीक है, वहां पे ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है इसलिए वो भाग गए हैं, ठीक है, तो उसके साथ आप क्या करेंगे कोई भी एडिशनल प्रोसीडिंग नहीं चलाएंगे, ठीक है। तो हमने फाइनली क्या किया है बच्चों, ये एक्ट को कंप्लीट कर लिया है। इतना अगर आपने पढ़ लिया, ठीक है, मोर देन सफिशिएंट। और इससे रिलेटेड केस लॉस की मैंने पीडीएफ और जो लेक्चर है ऑलरेडी आपको क्लासेस कराई हुई है और जो यूट्यूब पे अपलोड भी है। नॉन स्टॉप, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 2 घंटे की क्लास हो गई है नॉन स्टॉप विदाउट एनी ब्रेक, ठीक है, कंटिन्यू 2 घंटे मैंने बोला है। तो ठीक है, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ ये बहुत यूजफुल लेक्चर है और इससे हमें बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, और मैं आई एम 100% श्योर आपको बेनिफिट मिलेगा। जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा ना, मैं आपको एक बात बताती हूँ, कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं होता है, ठीक है, क्वेश्चन टफ हमें तब लगता है जब हमें समझ ही नहीं आता है। अब क्वेश्चन आपको 2 मिनट में समझ आएगा क्योंकि मैंने कोई पॉइंट ही नहीं छोड़ा, कुछ नहीं छोड़ा, एक्सप्लेनेशन सबसेक्शन सब कुछ एक एक पॉइंट मैंने आपको पढ़ा दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा है। बस इतना पढ़ लेना, आपका जे एक्ट पूरा कंप्लीट है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, ठीक है, आपको लगता है कि हाँ एफर्ट्स तो हैं, तो एक अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिए। और ये मेरा न्यू चैनल है, आई नीड योर सपोर्ट, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। और मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, मैंने बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज फ्रेम किया, जिस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है ना उसी तरीके से एक एक क्वेश्चन की मैंने टेस्ट सीरीज जो है एक एक टेस्ट एक एक क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने जो है क्वेश्चंस बनाए हैं, एक एक सेक्शन एक एक सब सेक्शन से, और उसको टेस्ट सीरीज में डाला है। तो अगर आप ये टेस्ट सीरीज लगाएंगे ना तो आपका बहुत अच्छा रिवीजन होगा और बहुत अच्छे मार्क्स आप लेकर आएंगे अपने इस एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि मेरा सिर्फ एक ही टारगेट है, ऑलवेज लीड लाइक अ प्रो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।